जब दूसरे लोग ट्रांसमाइग्रेट करते हैं तो उन्हें शुरुआत में ही भगवान जैसा ठाठ मिलता है, लेकिन मेरी किस्मत देखो, मैं एक छोटा सा कम उम्र वाला मजदूर चीटा बन गया। जब सबको लगा कि मेरी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, तभी मैंने सर्वाइवल के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। और सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने सिर्फ अपने आसपास के छोटे जीवों का सामना ही नहीं किया, बल्कि एक 5 मीटर लंबे साबर टूथ टाइगर जैसी खतरनाक क्रीचर को भी चैलेंज कर दिया। सब लोग यही कह रहे थे कि मैं अपनी क्षमता से कहीं ज्यादा बड़ा कदम उठा रहा हूँ। उन्हें लगा कि ऐसा करना नामुमकिन है, लेकिन जिस बात का किसी को अंदाजा नहीं था वो ये थी कि हर कठिन बैटल के बाद मैं बहुत तेजी से इवॉल्व हो सकता था। इसी लगातार स्ट्रगल ने मेरे अंदर छिपे इवोल्यूशन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्टेटस पैनल देखा, मेरे तो होश ही उड़ गए। ट्रांसमाइग्रेशन का कॉन्सेप्ट जितना रोमांचक था, सिचुएशन उतनी ही खराब थी। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 3 घंटे बचे थे। लाल रंग में चमकता हुआ वो काउंटडाउन मेरी धड़कने बढ़ा रहा था। होस्ट जोंगयोंग, स्पीशीज वर्कर आंट, स्ट्रेंथ 0, कॉन्स्टिट्यूशन 0, एजिलिटी 0, मेंटल पावर 0, टैलेंट बेसिक हरक्यूलियन स्ट्रेंथ, बेसिक स्टोरेज स्पेस 30 एम्प्टी स्लॉट्स, इवोल्यूशन पॉइंट्स 0, लाइफ स्पैन रिमेनिंग 2 आवर्स 58 मिनट्स, नोट वीक लाइफ फॉर्म डिटेक्टेड, सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी एक्सट्रीमली लोडिंग, बिगिनर टिप। होस्ट ने सफलतापूर्वक इवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट कर लिया है। भविष्य में होस्ट अनइमेजिनेबल हाइट्स तक पहुंच सकता है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो गया। इस छोटी सी चींटी की बॉडी के साथ मैं आखिर क्या कर सकता हूँ? अभी तो शायद मैं किसी छोटे पक्षी से भी नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन फिलहाल ये सब सोचने का समय नहीं था। सबसे जरूरी बात ये थी कि अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो 3 घंटे बाद मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। सिस्टम, आखिर ये सब क्या है? मुझे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करो। मैं चींटियों की सुरंग के बीचों बीच रुक गया। आसपास हजारों वर्कर आंट्स लगातार काम में लगी हुई थीं, लेकिन अब मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस काउंटडाउन पर था। तभी अचानक मेरे सामने एक नया नोटिफिकेशन उभरा। मिशन ट्रिगर, फर्स्ट हंट रिक्वायरमेंट, डिफीट एनी लिविंग क्रीचर, रिवॉर्ड अननोन। मैं कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर तुरंत पूछा, मेरा बिगिनर रिवॉर्ड कहाँ है? मैं इस बॉडी के साथ किसी का सामना कैसे करूं? लेकिन सिस्टम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तभी मुझे एहसास हुआ कि अभी मेरे पास न प्रॉपर हथियार हैं और न ही इंसानों जैसी बॉडी। मैं सिर्फ एक वर्कर आंट हूँ। मेरी इकलौती उम्मीद वो बेसिक हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट था, जो मेरी फिजिकल पावर को थोड़ी देर के लिए बढ़ा सकता था। कुछ नहीं से तो बेहतर ही था। अब सवाल था, टारगेट कौन बनेगा? मैंने आसपास देखा, हर तरफ काली वर्कर आंट्स की भीड़ घूम रही थी। सर्वाइवल के लिए मुझे कोई फैसला लेना ही था। आखिरकार मैंने अपने सबसे करीब मौजूद एक वर्कर आंट को टारगेट किया। मन ही मन माफी मांगने के बाद मैंने अपने 6 छोटे पैरों में पूरी ताकत भरी और उसकी तरफ तेजी से बढ़ गया। एक तेज और सटीक मूवमेंट के साथ मैं उसकी पीठ पर चढ़ गया। वो बदकिस्मत चींटी पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। शायद उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी अपनी कॉलोनी का मेंबर अचानक उस पर क्यों टूट पड़ा। सच कहूं तो मुझे खुद भी अजीब लग रहा था। मैं उसकी पीठ पर तो पहुंच गया था, लेकिन अब अटैक कैसे करूं? मेरे पास न तेज पंजे थे और न कोई डेडली वेपन। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। भले ही मेरा शरीर अब एक चींटी का था, लेकिन अंदर से मैं अभी भी इंसान ही था। किसी जीव को इतनी नजदीक से हर्ट करना मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन तभी मुझे वो लाल काउंटडाउन फिर याद आ गया। अगर मैं अभी हेजिटेट करता तो शायद सच में खत्म हो जाता। मैंने खुद को संभाला और पूरी ताकत के साथ मुकाबला शुरू कर दिया। दर्द और घबराहट की वजह से वो वर्कर आंट बुरी तरह छटपटाने लगी। उसकी ताकत उम्मीद से कहीं ज्यादा थी। कई बार लगा कि मैं नीचे गिर जाऊंगा, लेकिन मैंने अपने 6 पैरों से उसकी बॉडी को कसकर पकड़ लिया। फाइट बहुत स्लो और ऑकवर्ड थी। मैं लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई डिसाइसिव अटैक नहीं कर पा रहा था। इसी स्ट्रगल के दौरान उसका एक एंटीना टूट गया, जिससे वो अपना बैलेंस खो बैठी। फिर वो मुझे साथ घसीटते हुए पूरी सुरंग में इधर उधर भागने लगी। कुछ देर तक पूरा दृश्य बेहद क्योटिक और अजीब बना रहा। आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद वो शांत हो गई। मैं भी पूरी तरह थक चुका था और उसकी बॉडी के ऊपर गिर पड़ा। ये छोटी सी लड़ाई मेरे लिए उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल साबित हुई थी। डिंग वर्कर आंट डिफीटेड, इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस एक हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉर्ट, ऑब्टेन्ड इवोल्यूशन फंक्शन, एक्टिवेटेड मिशन फंक्शन, एक्टिवेटेड मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड लाइफ स्पैन प्लस 1 डे स्ट्रेंथ प्लस 0.1। एक अचानक एक गर्म ऊर्जा मेरी पूरी बॉडी में फैल गई। पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस निर्दयी दुनिया में मेरे पास सच में सर्वाइव करने का एक मौका हो। उस मजदूर चींटी को मारना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन आखिरकार उसका काम तमाम हुआ। तभी दिमाग में घंटियां बजी। डिंग, मजदूर चींटी का खेल खत्म। इवोल्यूशन पॉइंट जोड़ 1, हरकुलियन स्ट्रेंथ शार्ट जोड़ 1। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने ऐलान किया कि मेरा इवोल्यूशन फंक्शन खुल चुका है और पहले शिकार के इनाम में मुझे 1 दिन की एक्स्ट्रा जिंदगी और 0.1 स्ट्रेंथ मिली है। बूम, एक गर्म सा करंट मेरे शरीर में दौड़ा और मुझे ऐसी गजब की ताकत महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। हालांकि मेरे मन में इस बात की खींच जरूर थी कि साले सिस्टम ने सिर्फ 1 ही दिन की जिंदगी बढ़ाई, पर अभी इस बात पर रोने के बजाय मैंने स्टेटस पैनल चेक किया, जहां सच में स्ट्रेंथ और इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ चुके थे। सबसे कमाल की चीज थी ये नया इवोल्यूशन फंक्शन, जिसके जरिए मैं इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके दूसरी प्रजाति बन सकता था, किसी के साथ मिक्स हो सकता था या अपनी ताकत बढ़ा सकता था।
इवोल्यूशन शब्द देखते ही मेरे बेधड़क धड़कते दिल को थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि जिंदगी भर चींटी बनकर रहने से तो अच्छा मैं मरना पसंद करता। पर अब जब पुराने टैलेंट्स के साथ इवॉल्व होने का चांस था, तो मैंने सोचा कि अगर मैं आगे चलकर हाथी बन गया और उसके साथ ही हरकुलियन स्ट्रेंथ जुड़ गई, तो भाई मैं कितना भयंकर ताकतवर हो जाऊंगा। जोश जोश में मैंने सिस्टम से खुद को एनहांस करने को कहा, लेकिन उसने तुरंत डिंग करके बोल दिया कि पॉइंट्स कम हैं और हर एनहांसमेंट के लिए कम से कम 10 पॉइंटों चाहिए। मेरा मन तो आसमान की तरफ मिडिल फिंगर दिखाने का हुआ, पर अफसोस चींटी के पास वो उंगली होती ही नहीं। इसलिए मन मसोस कर मैंने अपने स्टोरेज स्पेस को चेक किया, जहां मुझे पता चला कि 10 शॉर्ड मिलकर एक बेसिक टैलेंट स्टोन और 10 बेसिक स्टोन मिलकर एक अल्टीमेट टैलेंट स्टोन बन सकते हैं। ये देखकर मेरा मूड झटके में चमक उठा, क्योंकि जब बेसिक टैलेंट ही मेरी ताकत दोगुनी कर देता है, तो अल्टीमेट वाला तो तबाही मचा देगा। मैंने सोचा कि काश इस दुनिया में ड्रैगन्स होते, तो मैं भी कोई ड्रैगन स्लेयर हीरो बन जाता। तभी सिस्टम ने नया मिशन चमकाया। मुझे एक सोल्जर एंट में इवॉल्व होना था, जिसका इनाम अभी सीक्रेट था। आसपास सिर्फ मजदूर चींटियां थीं, जिससे मैं समझ गया कि लड़ाकू चीता बनने के लिए मुझे पहले किसी सोल्जर एंट को ढूंढकर उसे धूल चटानी पड़ेगी। मेरी जिंदगी अभी भी एक पतले धागे से लटकी थी, और अब मेरे पास बस एक दिन से थोड़ा ज्यादा का वक्त था। इसलिए मेरा अर्जेंसी मीटर फुल हो गया और मैंने बिना वक्त गंवाए अपने पास वाली एक और मजदूर चींटी पर धावा बोल दिया। इस बार सिर्फ 0.1 की स्ट्रेंथ बढ़ने से खेल बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले मुझे पीठ पर चिपक कर जान की बाजी लगानी पड़ी थी, वहीं इस बार मैंने उसे सीधे जमीन पर पटक दिया और वो बेचारी हिल तक नहीं पाई। मैं अंदर ही अंदर बेहद खुश था, क्योंकि मेरी अटैक पावर कई गुना बढ़ चुकी थी और सिर्फ एक झटके में मैंने उसका काम तमाम कर दिया। डिंग। मजदूर चींटी ढेर। इवोल्यूशन पॉइंट जोड़ 1। हरकुलियन स्ट्रेंथ शार्ड जोड़ 1। हमले की शुरुआत से लेकर खेल खत्म होने तक 10 सेकंड से भी कम का समय लगा था। इस रफ्तार को देखकर मुझे असली मजा आ गया और मुझे साफ साफ समझ आ गया कि अब पॉइंट्स की फार्मिंग करना मेरे लिए कितना आसान और धमाकेदार होने वाला है। पॉइंट्स की फार्मिंग करना तो भाई सच में बचकाना खेल निकला। असल में बात ये थी कि इन मजदूर चींटियों का रिएक्शन टाइम बहुत धीमा था और वो बचने की कोशिश भी नहीं कर रही थीं। फिर क्या था, मैंने बिना सोचे समझे अपने आसपास की चींटियों को धड़ाधड़ साफ करना शुरू कर दिया। औसतन हर 10 सेकंड में एक चींटी ढेर हो रही थी और इवोल्यूशन पॉइंट्स तो लगातार मिल रहे थे, लेकिन टैलेंट शॉट्स के गिरने की रफ्तार थोड़ी सुस्त थी। जब मैंने 30 से ज्यादा चींटियों का काम तमाम कर दिया, तब जाकर अपनी कमाई का हिसाब लगाया। मेरे पास 33 इवोल्यूशन पॉइंट्स तो आ गए थे, पर टैलेंट शॉट्स अभी भी बहुत कम थे। मैंने तुरंत कहा, सिस्टम मुझे एनहांस करो, और डिंग की आवाज के साथ 20 पॉइंटों कट गए, जिससे मेरी एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों 0.1 बढ़ गए। लेकिन तभी सिस्टम ने झटका दिया कि मेरे एट्रीब्यूट्स अपनी लिमिट पर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ने के लिए मुझे इवॉल्व या फ्यूज होना पड़ेगा। इतनी जल्दी लिमिट आ गई। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर समझ गया कि आखिर मैं हूं तो एक मामूली मजदूर चींटी ही, तो क्या अभी से ही भगवान से टक्कर लूंगा? इस छोटे से शरीर में इतनी ताकत आ जाना ही किसी चमत्कार से कम नहीं था। जब मैंने इवोल्यूशन और फ्यूजन के पॉइंट्स पूछे, तो पता चला कि इसके लिए कम से कम 100 पॉइंट्स चाहिए। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन असली पंगा ये था कि मुझे पहले एक सोल्जर एंट को ढूंढना था। इसलिए मैंने पॉइंट्स बटोरने के लिए अपनी फाइट चालू रखी। अगले 5-6 मिनटों में सिस्टम के अलर्ट लगातार बजते रहे और मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 350 पर पहुंच गए। साथ ही मेरे पास हरक्यूलियन स्ट्रेंथ शॉट्स भी जमा हो गए। मैंने बिना देर किए कहा, सिस्टम इन्हें सिंथेसाइज करो, और 2 बार डिंग डिंग होने के बाद मेरे पास हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन अल्टीमेट आ गया। मेरी इन्वेंट्री में एक चमकता हुआ हरा पत्थर दिख रहा था, जिसे मैंने तुरंत यूज कर लिया। एक हरी रोशनी चमकी और वो पत्थर रोशनी की किरणों में बदलकर मेरे शरीर में समा गया, जिससे मेरा टैलेंट अपग्रेड हो गया और मेरी ताकत सीधे दोगुनी हो गई। मुझे अपनी रगों में एक भयंकर पावर महसूस होने लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं इस नई ताकत का मजा ले पाता, आसपास की सारी मजदूर चींटियां अचानक एक साथ खड़ी हो गईं। मेरा दिल धक से रह गया। भैया, कहीं इन सबको पता तो नहीं चल गया कि मैंने इनके साथियों को निपटाया है? क्या ये सब मिलकर मुझ पर हमला करने वाली हैं? मैं चाहे कितना भी स्ट्रांग हो जाऊं, हजारों लाखों चींटियों का सामना अकेले तो नहीं कर सकता था। अगर वो मुझ पर टूट पड़ती तो मेरा कीमा बनना तय था। लेकिन अच्छी बात ये रही कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो चींटियां मेरी तरफ नहीं, बल्कि बड़े ही कायदे से सुरंग के बाहर की तरफ बढ़ने लगीं। दरअसल रानी चींटी ने उन्हें खाना ढूंढने का ऑर्डर दिया था। मैं भी अलग थलग न दिखने के लिए चुपचाप उस फौज में शामिल होकर बाहर आ गया, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि इस देवी देवताओं और राक्षसों के स्वर्ग वाली दुनिया का नजारा कैसा है। और सबसे बड़ी बात कि बाहर मुझे सोल्जर एंट्स मिल सकते थे। उम्मीद के मुताबिक सुरंग से निकलते ही मुझे अपने से बड़े साइज के वो लड़ाकू चींटे दिखे, जो किसी सुपरवाइजर की तरह पहरा दे रहे थे। अब चूंकि ये सोल्जर एंट सिर्फ लड़ने के लिए बने थे, तो जाहिर है ये कोई काम धाम नहीं करते थे। वहीं दूसरी तरफ मैं भी खुद को बड़ा स्पेशल समझ रहा था और मुझे बोझा ढोने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मजदूर चींटियों को दबा हुआ देखने की आदत हो चुकी थी, तो मुझे लगा कि ये सोल्जर एंट्स भी सीधे साधे ही होंगे। मैंने आव देखा और सीधे सबसे पास वाले सोल्जर एंट पर धावा बोल दिया। मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से मुझे लगा कि इस बड़े चींटे को धूल चटाना मेरे बाएं हाथ का खेल होगा, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। उस सोल्जर एंट की ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं थी। मैंने उसे आसानी से जमीन पर दबोचा और सिर्फ 2 बार में उसका काम तमाम कर दिया। दिल खुश हो गया कि यार, खुशी पाना कितना आसान है।
तभी सिस्टम ने कंफर्म किया, सोल्जर एंड ढेर, इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ दो, हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉट जोड़ दो। तारांकन, मैं अभी इस कामयाबी के नशे में झूम ही रहा था कि अचानक मेरे पिछले हिस्से में एक जबरदस्त और तीखा दर्द हुआ। अबे साले, किसने पीछे से वार किया? मैंने झटके से अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा तो डर के मारे मेरी खोपड़ी सुन्न हो गई। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि सोल्जर एंड्स की पूरी पलटन अपने खुखार जबड़े खोले मुझे घेर कर खड़ी थी। मामला बहुत गंभीर था, इसलिए मैंने अपनी पूरी ताकत झोंकी सामने का रास्ता रोक रहे एक सोल्जर एंड को टक्कर मारकर उड़ाया और वहां से दुम दबाकर सरपट भाग खड़ा हुआ। अगर मैं उन सबसे घिर जाता तो भाई मेरा कीमा बनना बिल्कुल तय था। मेरी इस हरकत ने बारूद के ढेर में चिंगारी का काम किया था। आखिर एक अदने से मजदूर चीटे की इतनी मजाल कि वो लड़ाकू चीटे को मार दे, ये गुस्ताखी भला वो कैसे बर्दाश्त करते। सोल्जर एंड्स की एक बहुत बड़ी फौज मेरे पीछे पड़ गई और वो सब पागलों की तरह मुझे चीरने फाड़ने के लिए दौड़ रहे थे। मैं बुरी तरह घबरा गया और मेरे 6 के 6 पैर पूरी स्पीड से भागने लगे, जिससे मेरी रफ्तार किसी आम इंसान के चलने जितनी हो गई थी। मैं मन ही मन पछता रहा था कि यार, मैंने ये किस भंडार में हाथ डाल दिया। ये सोल्जर एंड्स कहानी के हिसाब से क्यों नहीं चल रहे। लेकिन असली आफत तो अभी आनी बाकी थी। तभी पीछे से पंखों वाले नर चींटियों का एक पूरा झुंड उड़ता हुआ सीधे मेरी तरफ लपका। उड़ने वाले उन चींटियों को देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। कहाँ मैं इसे ईजेड मोड गेम समझ रहा था और कहाँ मैंने खुद इसे हेल मोड बना दिया था। मैं चाहे कितना भी तेज भाग लेता, उड़ने वालों से तेज तो नहीं भाग सकता था। उन्हें पास आते देख मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और भागना बंद कर दिया। भले ही मेरा मिशन पूरा होने की कगार पर था, पर मेरे पास टैलेंट शॉट्स अभी बहुत कम थे और मैं इस तरह बुजदिलों की तरह दुम दबाकर नहीं भागना चाहता था। अगले ही पल मैं मिट्टी में धंसा और पागलों की तरह नीचे की ओर खुदाई करने लगा। मैंने मन ही मन उन्हें चैलेंज किया, अबे तुम उड़ सकते हो ना? दम है तो नीचे आओ और मुझे पकड़ो। एक बार जमीन के नीचे पहुंच गया तो समझो अपुन ही वहां का राजा है। नीचे की तरफ तेजी से सुरंग खोदते हुए मैं अचानक पलटा और मुकाबला कर दिया। जैसे ही सबसे आगे वाले उड़ने वाले चीटे ने अपना मुंह सुरंग में डाला, मैंने एक ही झटके में उसका काम तमाम कर दिया। मेरे अल्टीमेट टैलेंट की वजह से मेरी ताकत इतनी भयानक हो चुकी थी कि बड़े साइज के होने के बावजूद मेरे एक वार के सामने वो टिक ही नहीं पा रहे थे। डिंग, मेल एंड ढेर, इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ दो, हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉट जोड़ 5। तारांकन, इतने सारे शॉट्स एक साथ देखकर मेरा मूड एकदम फ्रेश हो गया। एक उड़ने वाले चींटे को मार करना यानी 2-3 मजदूर चींटियों को निपटाने के बराबर था। भाई ये तो बहुत ही तगड़ी एफिशिएंसी थी। मुझे समझ आ गया था कि इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए मुझे लगातार लड़कर ही इवोल्यूशन पॉइंट्स बटोरने होंगे। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि पीछे आ रहे चींटे भी गजब की रफ्तार से खुदाई कर रहे थे। खुद को सेफ रखने के लिए मैं नीचे की तरफ खोदता भी जा रहा था और साथ ही साथ उनसे लड़ाई भी लड़ रहा था। मुझे लड़ने का कोई शौक नहीं था, मैं तो बस जिंदा रहने और खुद को मजबूत बनाने के लिए ये सब कर रहा था, क्योंकि टैलेंट को अल्टीमेट लेवल पर ले जाने के लिए 1000 शॉट्स चाहिए थे और क्या पता ये पूरा बिल ही उसके लिए काफी ना हो। लगभग 5-6 मिनट की इस ताबड़तोड़ लड़ाई के बाद सिस्टम ने अलर्ट दिया, डिंग, इवोल्यूशन पॉइंट्स अपनी मैक्सिमम लिमिट 1000 पर पहुंच चुके हैं, कृपया किसी मजबूत प्रजाति में इवॉल्व हो जाएं। तारांकन, ये सुनते ही मैं झटके से उस झुंड से थोड़ा दूर हटा और चिल्लाया, सिस्टम इवॉल्व करो। डिंग, सोल्जर एंट में इवोल्यूशन शुरू, 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स कम हुए। तारांकन, तुरंत एक काली रोशनी ने मेरे शरीर को चारों तरफ से घेर लिया और पलक झपकते ही मेरा साइज पहले से काफी बड़ा हो गया। मैं अब एक असली सोल्जर एंट बन चुका था। सिस्टम ने मिशन पूरा होने की बधाई देते हुए इनाम में मेरी जिंदगी 3 दिन और बढ़ा दी। साथ ही 10 अल्टीमेट शॉट्स भी दिए, जो कि 100 बेसिक शॉट्स के बराबर थे। मजा आ गया भाई। मैंने बिना देर किए सिस्टम को खुद को एनहांस करने का ऑर्डर दिया, जिससे मेरी स्ट्रेंथ, एजिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन सब 0.1 और बढ़ गए। अब मेरे शरीर में पहले से कहीं ज्यादा भयंकर पावर महसूस हो रही थी। तो मैंने अकड़ कर पूछा, सिस्टम, क्या बाहर वाले सोल्जर एंट्स भी मेरे जितने ही ताकतवर हैं? सिस्टम ने जवाब दिया, होस्ट, आप देवी देवताओं और राक्षसों को कुचलने के लिए बने हैं। आपकी बिरादरी का कोई भी आम जीव आपकी बराबरी नहीं कर सकता। वाह भाई, ये सुनकर दिल गार्डन हो गया और मेरे अंदर का स्वैग फिर से जाग उठा। अब जब मैं उड़ने वाले चींटियों को मारकर ढेर सारे पॉइंट्स कमा चुका था तो भला और किस बात का इंतजार करना था। मैंने तुरंत कहा, चलो फिर से इवॉल्व करो। डिंग, मेल एंट में इवोल्यूशन शुरू, 200 इवोल्यूशन पॉइंट्स कम हुए। तारांकन, एक बार फिर मेरा शरीर पीछे से फूलने लगा और अचानक मेरी पीठ पर पंखों की एक शानदार जोड़ी उगाई। डिंग, इवोल्यूशन कामयाब हुआ है, एनहांसमेंट कामयाब रहा। स्ट्रेंथ जोड़ 0.1, कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ 0.1, एजिलिटी जोड़ 0.1, 30 इवोल्यूशन पॉइंटों कम हुए। अब मेरे अंदर लगभग 10 पाउंड वजन उठाने जितनी डरावनी ताकत आ चुकी थी, जिसे महसूस करते ही मेरा घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं मन ही मन खुद को कोसने लगा, अबे यार, मेरा दिमाग खराब हो गया था क्या? मैं इतनी गहराई में क्यों खोदता चला आया? मेरे पास जो अब ये कड़क पावर्स हैं, उनके होते हुए भला इन पिद्दी चींटियों से घिरने का क्या डर? अब तो सीधे आमने सामने की जंग होगी। मैंने ऊपर की दिशा पहचानी और पागलों की तरह वापस ऊपर की तरफ मिट्टी खोदने लगा ताकि उनका डटकर सामना कर सकूं। लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब लगा।
जमीन के बिल्कुल पास पहुंचते ही मैं सोच में पड़ गया कि भाई बाहर क्या बारिश हो रही है क्या, मिट्टी इतनी गीली क्यों है। पर जैसे ही मैं जमीन से बाहर निकला, नज़ारा देखकर मेरे तो तोते उड़ गए और मुझे तुरंत समझ आ गया कि मिट्टी क्यों गीली थी। दरअसल एक 4-5 मीटर लंबा विशालकाय साबर टूथ टाइगर अभी अभी वहां से अपनी गर्म पेशाब का तालाब छोड़कर आगे बढ़ा था। ठीक उसी जगह से निकलते ही मैं डर के मारे सीधे आसमान की तरफ रॉकेट की तरह उड़ गया। मेरे नए नए उगे पंख उम्मीद से ज्यादा फुर्तीले निकले। उस टाइगर ने बस चिढ़कर एक तेज खर्राटा मारा, पर उसकी नाक से निकली वो हवा किसी भयंकर बवंडर की तरह मुझे हवा में इधर उधर उड़ाने लगी। उसने तो मुझे मुड़कर देखना तक गंवारा नहीं समझा और अपना बदन झटकते हुए शान से आगे बढ़ गया। भाई ये तो सरासर बेइज्जती थी। मैं गुस्से और अपमान की आग में जलते हुए उस टाइगर की पीठ को घूरने लगा और दिल में कसम खाई, बेटा शेर तू बस थोड़ा रुक जा, जब मैं इस दुनिया का सबसे टॉप प्रेडेटर बनूंगा तब तुझसे चुन चुन कर हिसाब लूंगा। उस छोटे हाथी जितने बड़े टाइगर को ओझल होते देख मैं गुस्से में दांत पीस ही रहा था कि तभी सिस्टम की घंटी बजी। डिंग। नया मिशन, रानी चींटी को हराओ, वापस चींटियों के घोंसले में जाओ और उसे धूल चटाओ। मिशन का इनाम अज्ञात। चलो बहुत सही। मेरा गुस्सा वैसे भी 7वें आसमान पर था और ये मिशन बिल्कुल सही टाइम पर आया था। मैंने सोचा कि चलो अब इस रानी को ही अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। अभी मैंने ये सोचा ही था कि मेरे पीछे आ रहा उड़ने वाले चींटियों का वो झुंड सुरंग से बाहर निकला। उन पर नजर पड़ते ही मैंने बिना एक भी शब्द जाया किए सीधे उन पर धावा बोल दिया। भले ही हम सब उड़ने वाले चींटे थे, पर मेरा साइज और मेरी पावर उनसे मीलों आगे निकल चुकी थी। मैं भले ही उस साबर टूथ टाइगर को ना हरा पाता, पर इन पिद्दियों को मसलना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। मैं उस झुंड के बीच एक काली बिजली की तरह टूट पड़ा और मेरे हर एक वार के साथ एक एक चींटा हवा में उड़ने लगा। पॉइंट्स भले ही हर किल पर सिर्फ 2 मिल रहे थे, पर टैलेंट शॉट्स धड़ाधड़ गिर रहे थे जिससे मेरा दिल खुश हो गया। लेकिन सिर्फ 10-12 मिनट के अंदर ही मुझे बड़े अफसोस के साथ एहसास हुआ कि आसपास अब एक भी ऐसा चींटा नहीं बचा था जो हिल भी सके। ऐसा नहीं था कि वो भाग गए थे, बल्कि मैंने उन सबको कूट कूट कर ढेर कर दिया था। इसी बीच जमीन पर मौजूद सोल्जर और वर्कर एंट्स डर के मारे चींटियों के घोंसले की तरफ एक लहर की तरह पीछे भागने लगे। मैंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, बेटा अब तुम में से कोई भी बचकर नहीं जा सकता। और मैं भी उनके पीछे सुरंग में कूद गया, क्योंकि अभी मैंने अपनी जरूरत के मुताबिक शॉट्स की फार्मिंग नहीं की थी, इसलिए मैं किसी को भी छोड़ने के मूड में नहीं था। इस बार मैं एक विजेता की तरह उस घोंसले में घुसा और पूरे युद्ध का सेंटर पॉइंट बन गया। जो भी चींटी मेरे रास्ते में आई वो मेरी मार बर्दाश्त नहीं कर पाई। रानी चींटी पूरी तरह घबरा चुकी थी और उसने पागलों की तरह अपनी पूरी सेना को मुझ पर झोंक दिया ताकि वो मुझे अपनी तादाद के बल पर रोक सके। पर मैं तो यही चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं मेरे दुश्मन कम न पड़ जाएं। जल्द ही मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स इस उड़ने वाले चींटे के शरीर की मैक्सिमम लिमिट यानी 3000 पर पहुंच गए और मैंने तुरंत सिस्टम से उन सारे शॉट्स को मिक्स करने को कहा। डिंग। फ्यूजन कामयाब रहा। बधाई हो, होस्ट को 8 हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन मिले हैं। मैंने बिना एक सेकंड गवाए उन सबको एक साथ यूज कर लिया। तुरंत सिस्टम ने अलर्ट दिया कि मेरा हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट अब एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है और अब मेरी ताकत सीधे 3 गुना बढ़ जाएगी। अपनी रगों में तैरती इस अंधी पावर को महसूस करके अब इन छोटे मोटे प्यादों को मारने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया था। अब टाइम था सीधे रानी चींटी को खोजने का। मैंने सोचा कि भाई रानी चींटी के ऊंचे लेवल के हिसाब से वो अच्छे खासे शॉट्स तो गिराएगी ही। रानी को ढूंढना बहुत आसान था, क्योंकि जिस चैम्बर में सबसे ज्यादा चींटियों का पहरा था वही उसका महल था। मेरी इस भयानक ताकत के आगे अब कोई भी रुकावट टिकने वाली नहीं थी। और जैसे ही मेरी नज़र उस विशालकाय रानी चींटी पर पड़ी, मैं उस विशालकाय रानी चींटी को देखते ही मुझे थोड़ी घबराहट और अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसका शरीर हद से ज्यादा बड़ा, पूरे बदन से एकदम सफेद और अजीब तरीके से लगातार फड़फड़ा रहा था। वो दिखने में बहुत अजीब थी। जैसे ही उसने मेरी मौजूदगी को भांपा, वो बचने के लिए पागलों की तरह छटपटाने लगी। मैंने बस एक पल के लिए संकोच किया, पर मिशन पूरा करने के चक्कर में तुरंत एक्शन में आ गया। वैसे भी उस रानी चींटी के पास खुद की कोई लड़ने की ताकत नहीं थी। वो सिर्फ अपने गार्ड्स को ऑर्डर दे सकती थी और डर के मारे पैनिक कर सकती थी। लेकिन अफसोस, मेरी ताकत के आगे उनकी कोई भी बगावत काम नहीं आने वाली थी। मैंने और ज्यादा सोचना बंद किया, सीधे रानी के बगल में पहुंचा और उस पर अपना वार कर दिया। डिंग। रानी चींटी ढेर। इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 5, हरकुलियन स्ट्रेंथ शॉट जोड़ 10। डिंग। मिशन पूरा हुआ। रानी चींटी को हराओ। इनाम, बची हुई जिंदगी जोड़ 5 दिन। मैं थोड़ा हैरान हुआ कि यार इनाम कुछ खास बड़ा नहीं था, तो सिस्टम ने तुरंत जवाब दिया कि रानी चींटी इस कॉलोनी की एक स्पेशल यूनिट है। इसकी वैल्यू उसकी लड़ाई की ताकत से नहीं आंकी जाती। मैंने रानी की तरफ एक सरसरी नजर डाली और इस बात को मान लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या मुझे इवॉल्व होकर रानी चींटी बन जाना चाहिए। मेरे इस उड़ने वाले चींटे के शरीर की लिमिट खत्म हो चुकी थी और इवोल्यूशन पॉइंट्स भी फुल थे। पर जैसे ही मैंने रानी वाले रूप की कल्पना की, मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और मैंने पक्के तौर पर उस आइडिया को दिमाग से निकाल दिया। मैंने अपना सिर झटका और बचे हुए शॉट्स बटोरने में लग गया। अभी भी 200 से ज्यादा शॉट्स कम थे, जिन्हें फटाफट पूरा करने के बाद मैं बिना किसी मोहमाया के उस चींटियों के घोंसले से बाहर निकल आया।
बाहर आते ही मैंने कहा, सिस्टम इन्हें सिंथेसाइज करो। डिंग, सिंथेसिस कामयाब रहा। बधाई हो, होस्ट को हरक्यूलियन स्ट्रेंथ स्टोन जोड़ 1 मिला है। मैंने इन्वेंट्री में पड़े उस पत्थर को देखा और तुरंत सीधे यूज किया। डिंग, आपका हरक्यूलियन स्ट्रेंथ टैलेंट अब हाई टियर पर पहुंच गया है और एट्रीब्यूट बूस्ट कई गुना बढ़ गया है। तभी सिस्टम ने फिर से घंटी बजाई। डिंग, नया मिशन, पहला फ्यूजन। शर्त, किसी दूसरी प्रजाति के जीव को ढूंढो और फ्यूजन फंक्शन का इस्तेमाल करो। इनाम, अज्ञात। मैं एक पल के लिए रुका और सोचने लगा कि भाई ये फ्यूजन कौन सी नई बला है, और दूसरी प्रजाति इन चींटियों के घोंसले में तो वो मिलने से रही। चलो छोड़ो, पहले यहाँ से दूर चलते हैं। लेकिन जैसे ही मैं उड़कर घोंसले से बाहर निकला, आसमान से एक विशालकाय हरी परछाई पागलों की तरह मेरी तरफ झपटी। वो एक बहुत बड़ी ड्रैगन फ्लाई थी जो मुझे अपना शिकार समझ बैठी थी। मैंने उसे डराने के लिए मन ही मन कहा, अबे ओए बड़ी ड्रैगन फ्लाई, रास्ते से हट जा। पर अफसोस, इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उसकी नजरों में मैं सिर्फ एक स्वादिष्ट कीड़ा था। वो हवा में काफी फुर्तीली थी और उसने मुझ पर 2 बार गोता लगाया, पर मैं दोनों बार बच निकला। मैंने तुरंत अपनी इस 4 गुना बढ़ चुकी ताकत का हिसाब लगाया और समझ गया कि मैं इसे संभाल सकता हूँ। बस सवाल ये था कि हमला कैसे करूँ। मैंने सोचा कि हटाओ यार, सीधे टक्कर मारते हैं। मेरे पास स्पीड भी है और पावर भी, एक जबरदस्त क्रैश ही काफी होगा। अगले ही पल मेरी स्पीड रॉकेट की तरह बढ़ी और मैं किसी बंदूक की गोली की तरह सीधे उस ड्रैगन फ्लाई के पेट और छाती के बीच वाले हिस्से से जा टकराया। मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। ड्रैगन फ्लाई को संभलने का मौका ही नहीं मिला और मेरी टक्कर लगते ही उसका शरीर हवा में लड़खड़ाया और उसकी जान निकल गई। लेकिन ठीक उसी पल मुझे अपने शरीर में एक तीखा दर्द महसूस हुआ। मुझे पता चला कि इस टक्कर में मेरे 6 में से 2 पैर टूट चुके थे और एक एंटीना भी गायब था। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए सेफ नहीं थी, इसलिए बिना रिजल्ट चेक किए मैं अपने पंख फड़फड़ाकर वहां से तुरंत भागा। क्या पता उसकी मौत की गंध सूंघकर उसके और भी साथी वहां आ जाते। मैं हवा में और ज्यादा नहीं उड़ सकता था, इसलिए सीधे नीचे की तरफ आया, मिट्टी खोदी और जमीन के अंदर छिप गया। इसी बीच वो जख्मी ड्रैगन फ्लाई कुछ दूर उड़ने के बाद सीधे मुंह के बल जमीन पर आ गिरी, एकदम बेजान। सुरंग खोदते खोदते ही मेरे दिमाग में आवाज गूंजी, डिंग, ड्रैगन फ्लाई ढेर, इवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 10। ये सुनकर मैं थोड़ा नाखुश हुआ और सोचने लगा कि क्या मुझे वापस जाकर उसकी लाश ढूंढनी चाहिए, क्योंकि एक ड्रैगन फ्लाई के साथ फ्यूज होना काफी मजेदार हो सकता है। मैं भी इस कशमकश में था ही कि अचानक मुझे अपने बगल की मिट्टी हिलती हुई महसूस हुई। अभी ये क्या बला है? मैं तुरंत अलर्ट हो गया, क्योंकि इस नई जिंदगी में मैं फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। इससे पहले कि मैं वहां से भागने की कोशिश करता, वो रहस्यमयी चीज मिट्टी को चीरते हुए सीधे बाहर आ गई और एक केंचुआ। उसे देखते ही मैं सीधे उस पर झपट पड़ा। इसलिए नहीं कि मुझे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे दिमाग में उसकी काबिलियत चल रही थी। केंचुए को दर्द का एहसास हुआ और वो जान बचाने के लिए पागलों की तरह आगे की तरफ जमीन में धंसने लगा। लेकिन आखिरकार वो मुझसे तेज नहीं भाग सका। मैंने उसकी पूंछ का एक हिस्सा चबाकर काट दिया। उसके शरीर के उस टुकड़े को घसीटते हुए मैंने मन ही मन बुदबुदाया, सिस्टम फ्यूज करो। तभी सिस्टम की आवाज आई कि इस फ्यूजन के लिए 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत है। भाई साहब, 500 पॉइंट्स? इतना ज्यादा? पर मैंने कहा, चलो फ्यूज करो। फिर सिस्टम ने बोला कि इस फ्यूजन के कामयाब होने के चांस सिर्फ 32% हैं और फ्यूजन शुरू किया जा रहा है। मैं तो सन्न रह गया। भाई, सिर्फ 32% चांस? सिस्टम ने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? इससे पहले कि मैं कोई शिकायत कर पाता, केंचुए का वो टुकड़ा रोशनी में बदला और सीधे मेरे शरीर के अंदर समा गया। दर्द की एक जबरदस्त लहर मेरे अंदर से गुजरी, पर फिर सिस्टम ने कहा कि फ्यूजन कामयाब रहा और मुझसे दिशा चुनने को कहा। चलो, दर्द तो गायब हुआ। तभी मेरे सामने एक लाइट स्क्रीन तैरने लगी, जिस पर 2 ऑप्शन दिख रहे थे। वैसे सिर्फ 32% चांस होने के बावजूद काम बन गया। मुझे लगा कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। दोनों ऑप्शंस को देखने के बाद मैंने बिना देर किए पहले वाले को चुन लिया, जो कि था केंचुए की खास काबिलियत रीजनरेशन हासिल करना। दूसरा ऑप्शन अपनी पूंछ से केंचुए का हिस्सा जोड़ने का था, जो मुझे नहीं चाहिए था। जैसे ही मैंने पहला ऑप्शन चुना, सिस्टम ने बधाई दी और कहा कि मुझे खास काबिलियत रीजनरेशन मिल गई है, जो कि एक स्पेशल टैलेंट है और इसे अपग्रेड नहीं किया जा सकता और इसके ठीक होने की रफ्तार मेरी बॉडी की बनावट पर निर्भर करेगी। जैसे ही मुझे ये टैलेंट मिला, मुझे तुरंत अंदाजा हो गया कि ये कितना खतरनाक है। मेरे जो पैर पहले जख्मी हुए थे, वे अब आंखों के सामने तेजी से ठीक हो रहे थे। वैसे रिकवरी की स्पीड बॉडी स्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है और अब मैं ठहरा एक चीटा। मेरे हाथ पैर छोटे छोटे से हैं, तो जाहिर है जल्दी ही ठीक होंगे। ये सोचते ही मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूने लगा। अब भला एक ड्रैगन फ्लाई मेरा क्या बिगाड़ लेगी? साले 2-4 और आ जाएं तो भी मैं न डरूं। तभी सिस्टम ने कहा कि मिशन पूरा हुआ और पहले फ्यूजन मिशन के इनाम के तौर पर मेरी उम्र बढ़ा दी गई है। मैं तो अब सिस्टम के इन इनामों का आदी हो चुका था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हालांकि अगले कई दिनों तक मैं अपने इलाके में चक्कर काटता रहा, पर मुझे कोई ढंग का टक्कर देने वाला मिला ही नहीं। मुझे इस वक्त एक तगड़े दुश्मन की सख्त जरूरत थी। ये केंचुए और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े अब मेरे लेवल के नहीं थे। ऐसे तो काम नहीं चलेगा। कुछ दिन पहले जो मैं 7वें आसमान पर था,
अब खुद को बिल्कुल बेबस महसूस कर रहा था। खैर, हकीकत यही है कि सब्र का फल मीठा होता है। तभी अचानक नया मिशन शुरू हुआ जिसमें मुझे एक मंटिस को हराना था और इसका इनाम अज्ञात था। एक मंटिस। मेरी आंखें चमक उठीं। मंटिस तो बढ़िया रहेगा, दिखने में भी रौबदार होता है और उसकी ताकत भी जबरदस्त होती है, पर सवाल ये था कि मंटिस है कहाँ। मैं अभी आसपास देख ही रहा था कि बिना किसी चेतावनी के आसमान से एक भारी भरकम साया नीचे गिरा। उसके आरी जैसे नुकीले पैरों ने झटके से बंद होकर मुझे कसकर दबोच लिया। वो एक काफी बड़ा मंटिस था जो पास के ही एक पेड़ पर छुपा बैठा था और मेरे आने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो मुझे सीधे अपने मुंह के पास ले गया। अपने ठीक सामने उसके खौफनाक जबड़ों को देखकर एक पल के लिए तो मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। अगले ही पल उसने पूरे जोर से मेरे सिर पर काटा, पर काटते ही वो बड़ा मंटिस एकदम से ठिठक गया। उसे लगा था कि उसने कोई मामूली सा शिकार पकड़ा है। उसे अंदाजा नहीं था कि मेरा कवच इतना सख्त होगा। उसके काटने का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ तो उसने दोबारा काटा, कड़क, फिर भी कुछ नहीं हुआ। वो बार बार अपने जबड़ों से मुझ पर हमला करता रहा, लेकिन एक कीड़े के हिसाब से मेरी बॉडी सच में लोहे जैसी थी। अरे भाई, तेरा काट कर हो गया क्या? मैं होश में आया और मेरे दिल में गुस्से का गुबार फूट पड़ा। अगर मैं इसे ऐसे ही हमला करने देता तो आज का दिन मेरे लिए भारी पड़ सकता था। मैंने तुरंत अपनी पूरी ताकत झोंक दी और अपने 6 पैरों से जोर लगाकर उसके दोनों पैरों को दूर धकेला जो मुझे जकड़े हुए थे। फिर मैं हवा में घूमा और फुर्ती से चढ़कर उसकी पिछली टांग पर जा पहुंचा। इससे पहले कि वो बड़ा मंटिस कुछ समझ पाता, मैंने अपना मुंह खोला और उसके सिर के ठीक पीछे पूरे जोर से काट लिया। वो बड़ा मंटिस दर्द के मारे चीख उठा। अपनी आदत के मुताबिक उसने अपने नुकीले ब्लेड जैसे पैर उठाए और अपने सिर के पीछे वार किया, पर बदकिस्मती से उसका हमला मेरे शरीर पर लगा और वो मेरे डिफेंस को भेद नहीं पाया। मैंने अपना पूरा ध्यान बस उसी एक जगह पर टिकाए रखा और लगातार हमला करके आखिरकार उसे ढेर कर दिया। लगातार हमलों के बाद वो बड़ा मंटिस आखिरकार अपनी नजरों में तुच्छ से दिखने वाले शिकार के हाथों ढेर हो गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी कि मंटिस मारा जा चुका है और मुझे 30 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। साथ ही मंटिस को हराने का मिशन भी पूरा हो गया था, जिसके इनाम में मुझे 5 दिन की जिंदगी और एक खास काबिलियत शार्पनेस मिली। इस स्पेशल टैलेंट का मतलब था कि अब मैं अपने शरीर के किसी भी नुकीले हिस्से से हमला करूंगा तो मेरी चीरने फाड़ने की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। यानी अब मेरे हमले पहले से कहीं ज्यादा घातक होने वाले थे। मैं इस इनाम से बेहद खुश था और मैंने बिना एक पल गंवाए तुरंत मंटिस के रूप में इवॉल्व होने का फैसला कर लिया। सच कहूं तो चींटे वाले इस शरीर से मैं बहुत पहले से छुटकारा पाना चाहता था। तभी सिस्टम ने टोन बदलते हुए कहा कि इस इवोल्यूशन के लिए पूरे 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत होगी। इतने सारे पॉइंट्स? मैं थोड़ा हैरान तो हुआ, पर फिर सोचा कि आखिर ये एक एडवांस लेवल का इवोल्यूशन है और पॉइंट्स तो दोबारा भी कमाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अभी मैं सोच ही रहा था कि अचानक हरे रंग की चमकदार रोशनी ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। अगले ही पल वहां एक बिल्कुल नया और बेहद रौबदार बड़ा मंटिस खड़ा था। मेरे पास अपने इस नए शरीर को ठीक से महसूस करने का भी वक्त नहीं था कि मैंने तुरंत सिस्टम को इसे और अपग्रेड करने का ऑर्डर दे दिया। सिस्टम ने बताया कि 210 इवोल्यूशन पॉइंट्स खर्च करके अपग्रेड कामयाब रहा, जिससे मेरी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी सब में 0.7 की बढ़ोतरी हो गई। एक जबरदस्त ताकत मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। मेरा शरीर एक बार फिर आकार में बड़ा हो गया। मेरा रंग और गहरा हो गया और लंबाई भी बढ़ गई। मैंने अपने आगे के पैरों में लगे उन बड़े बड़े ब्लेडों को हवा में लहराया और अपने अंदर की ताकत को महसूस किया। मेरा ये नया शरीर अब वाकई बहुत पावरफुल हो चुका था और मेरा खोया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन फिर से वापस आ गया था। तभी अचानक मुझे उस छोटे से बाघ के बच्चे का ख्याल आया जो मुझे पहले मिला था। अब जबकि मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी थी तो अगर वो छोटी बिल्ली मुझे दोबारा मिली तो हार जीत का फैसला कुछ और ही होगा। अब तक मेरा इलाका भी काफी फैल चुका था, लेकिन इससे आगे अकेले भटकने की मेरी हिम्मत नहीं थी। कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, पर आखिर जान तो अपनी ही है ना। इस वक्त मैं खुद को हद से ज्यादा ताकतवर महसूस कर रहा था, क्योंकि मेरे सारे एट्रीब्यूट्स एक पॉइंट तक पहुंच चुके थे। मेरी बेस स्ट्रेंथ 10 पाउंड थी और 4-फोल्ड टैलेंट बूस्ट की वजह से मेरा ये छोटा सा 20 सेंटीमीटर का शरीर पलक झपकते ही 50 पाउंड की ताकत पैदा कर सकता था। इसका सीधा सा मतलब ये था कि मैं चावल की पूरी बोरी उठा सकता था, और ये तो सिर्फ ताकत की बात थी। मेरे आगे के दोनों ब्लेड जैसे पैरों में अब शार्पनेस का टैलेंट था, जिससे वे किसी भी चीज को काटने में बेहद तेज हो चुके थे। अब मुझसे छोटी मोटी चींटियों का शिकार करवाना उनके साथ सरासर नाइंसाफी थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स लगभग खत्म होने की कगार पर थे, और अगर मैं कुछ पॉइंट्स और नहीं कमाता तो मुझे चैन नहीं मिलने वाला था। जल्द ही मुझे चींटियों का एक बड़ा सा बिल मिल गया। मैंने स्टाइल से एक पोज बनाया और बड़े ही डैशिंग अंदाज में अपना ब्लेड हवा में घुमाया, जिससे वहां धूल उड़ने लगी। पर मैं काफी देर तक इंतजार करता रहा और सिस्टम की तरफ से कोई आवाज नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गुस्से से तमतमा उठा और काफी देर तक सिस्टम के आगे गिड़गिड़ाता रहा कि आखिर माजरा क्या है।
मैंने एक ही झटके में इतनी सारी चींटियों को ढेर कर दिया, तो मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स कहाँ गए? अब मुझे टैलेंट के टुकड़ों की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन इवोल्यूशन पॉइंट्स तो मेरी जान थे। तभी सिस्टम की वो ठंडी और बेरुखी भरी आवाज गूंजी कि अपने से बहुत ज्यादा कमजोर जीवों को मारने पर कोई इवोल्यूशन पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। ये सुनते ही ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर पर बर्फीला पानी डाल दिया हो। मेरा तो खून खौल उठा। साले सिस्टम ने ये नियम पहले क्यों नहीं बताया? अपने बचे हुए सिर्फ 790 पॉइंट्स को देखकर मैं बुरी तरह हताश हो गया। इसका मतलब साफ था कि अगर मुझे खुद को और अपग्रेड करना है तो मुझे अपने से बड़े और ताकतवर दुश्मनों को ढूंढकर उनसे भिड़ना होगा। उसी पल अचानक एक नया मिशन ट्रिगर हुआ। आसमान को चुनौती दो। मिशन की शर्त थी कि मुझे अपने किसी एक नेचुरल एनिमी को मारना था जिसका इनाम अभी छिपाकर रखा गया था। कुदरती दुश्मन यानी एक पक्षी। ये सुनते ही मेरे दिमाग में तुरंत वो पुरानी कहावत कौन थी कि मेंटिस टिड्डे का शिकार करता है, पर उसे ये नहीं पता होता कि पीछे एक चिड़िया उसका शिकार करने खड़ी है। मैंने सोचा चलो ठीक है, चिड़िया ही सही, बस अब अपने इलाके में उनका इंतजार करना था। वैसे भी मैंने इस मिशन ऑप्टिकल खुद को और इवॉल्व करने के लिए और उस बाघ को मजा चखाने के लिए कई बार चिड़ियों को देखा था। मेरा लड़ने का जज्बा एक बार फिर 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैं एक भी दिन उस बेइज्जती को नहीं भूला था जब उस छोटे से बाघ की सिर्फ एक फूंक ने मुझे उड़ाकर फेंक दिया था, और इसी बदले की आग में जलते हुए मैं चुपचाप एक पेड़ की खुली टहनी पर जाकर लेट गया और खुद को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने लगा। चारे की तरह? आ जाओ चिड़िया के बच्चों, नीचे आने की हिम्मत तो करो, आज मैं तुम्हें अपने इन ब्रेडों का मजा चखाता हूँ। लेकिन चिड़िया तो आने का नाम ही नहीं ले रही थीं। इसके बजाय उल्टा मैं खुद को ही खिला पिलाकर मोटा करने लगा। मुझे चींटियों और भृंगों का स्वाद बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन टिड्डों की पिछली टांगे मैं बड़े चाव से खाता था। आखिर इस दुनिया में आने से पहले भी तो मैं इन चीजों को स्नैक की तरह खाता था। काश थोड़ी आग मिल जाती तो बढ़िया बारबेक्यू बना लेता। मैंने अपने होंठ चाटे। टिड्डों को मारना काफी आसान था और हर एक को मारने पर मुझे 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स भी मिल रहे थे। बस एक ही दिक्कत थी कि ये साले आसानी से मिलते नहीं थे। 3 दिनों में मैं सिर्फ 10 टिड्डों को ही ढेर कर पाया। बाकी कीड़े मकोड़ों को मारने पर तो एक भी इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिल रहा था। उन्हें मारना मतलब अपनी मेहनत बेकार करना था। रही बात गिलहरी या कस्तूरी बिल्ली जैसे ताकतवर जीवों की, तो उन्हें देखकर अभी भी मेरी थोड़ी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। मैं अच्छी तरह जानता था कि मेरी अटैक पावर भले ही आसमान छू रही हो, लेकिन मेरा शरीर अभी भी कागज की तरह कमजोर था। एक तगड़ा हाथ लगा नहीं कि मैं बिखरा नहीं। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाले नियम पर चलते हुए मैं जिद पकड़कर 3 दिनों तक अपने इसी छोटे से इलाके में डटा रहा। क्या ये कमबख्त चिड़ियां अमर हो चुकी हैं? क्या इन्हें भूख नहीं लगती? मैं मुंह में टिड्डे की टांग दबाकर चबाने की जोर जोर से आवाजें निकालते हुए टहनी पर लेटा धूप सेक रहा था। मुझे भयंकर चिड़चिड़ाहट हो रही थी। आसमान से ढेरों चिड़ियां गुजर रही थीं, पर कोई साली मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। धत तेरे की, अब मैं खुद साइज में लगभग उनके जितना बड़ा हो चुका था, तो भला कौन मुझसे नहीं डरेगा? नहीं, मैं अब और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकता। मैंने अपने स्टेटस पैनल पर दोबारा शुरू हो चुके उम्र के काउंटडाउन को देखा और अपने दिल पर पत्थर रख लिया। मौके खुद बनाने पड़ते हैं, जो करना है अभी करना होगा। मैंने अपने पंख फैलाए और शूश की आवाज के साथ हवा में उड़ गया। पूरी तेजी और संतुलन के साथ मैं सीधे उस छोटी चिड़िया के पीछे लग गया जो अभी अभी पास से गुजरी थी। तुम नीचे नहीं आओगी ना? मत आओ। लो, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाता हूँ। मेरी इस हेकड़ी ने उस छोटी चिड़िया को बुरी तरह भड़का दिया। उसने हवा में एक शार्प टर्न लिया और सीधे मिसाइल की तरह मेरी तरफ गोता लगा दिया। आ जाओ बेटा। मैं एकदम एक्साइटेड हो गया और अपना सिर झुकाकर देखने लगा कि किसकी चोंच ज्यादा सख्त है या मेरे ब्लेड। मैंने अपने दोनों ब्लेड ऊपर उठाए। मेरा शरीर गहरे हरे रंग की रोशनी की एक लकीर में बदला और हम दोनों हवा में एक कान फोड़ देने वाली रगड़ के साथ सीधे टकराए। क्लैंग। वहां तीरों की तरह चिंगारियां उड़ने लगीं। 50 पाउंड की ताकत को झेलना उस छोटी चिड़िया के बस की बात नहीं थी। उसकी चोंच वाकई काफी सख्त थी और उसने मेरे ब्लेड का वार तो रोक लिया, पर उसका शरीर इतने बड़े झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो पलक झपकते ही ढेर हो गई और मेरे एक वार से किसी फटे हुए सैंडबैग की तरह हवा में दूर जा गिरी। सच कहूं तो दर्द मुझे भी बहुत भयंकर हुआ। न्यूटन का नियम है ना, ताकत दोनों तरफ से लगती है। मेरी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। मुझे महसूस हुआ कि एक जबरदस्त झटका मेरे ब्लेड से होता हुआ वापस आया है, जिससे मेरा सीधा पैर चटक की आवाज के साथ टूट गया। पर कोई बात नहीं, मेरे पास रिजनरेशन था, इसलिए बस थोड़ा सा दर्द हो रहा था। टाई सिस्टम गूंजा की छोटी चिड़िया मारी गई और मुझे 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। साथ ही आसमान को चुनौती 2 का मिशन भी पूरा हो गया, जिसके इनाम में मुझे 5 दिन की जिंदगी और एक खास स्किल हैवनिंग स्ट्राइक मिली। ये स्किल किसी भी हमले को मजबूत करके उसकी ताकत को दोगुना कर सकती थी, लेकिन इसे दिन में सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किया जा सकता था। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। भाई साहब, हमले की ताकत सीधे दोगुनी। अपने टूटे हुए पैर के भयानक दर्द को नजरअंदाज करते हुए मैं फुर्ती से वापस पेड़ के खोखले छेद में जाकर छुप गया। ये स्किल तो सच में किसी वरदान जैसी थी। भले ही मेरी मौजूदा ताकत के हिसाब से इसे दिन में एक ही बार यूज किया जा सकता था,
पर ताकत दोगुनी होने के बाद क्या मैं किसी जवान इंसान से भी पंजा लड़ा सकता हूँ? गजब ही हो गया। लेकिन जैसे ही ये एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई, मैंने अपने धीरे धीरे ठीक होते हुए टूटे पैर को देखा और मुझे अपने इस कमजोर शरीर पर गुस्सा आने लगा। मैं बुदबुदाया कि एक छोटी सी चिड़िया ने मेरा पैर तोड़ दिया। अगर कल को कोई सच में तगड़ा दुश्मन मिल गया तो मेरी तो लंका लग जाएगी। मैं आगे इवॉल्व होना चाहता था, पर मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स अभी जरूरत से बहुत कम थे। सिर्फ एक मंटिस बनने में ही 2000 पॉइंट्स खर्च हो गए थे, तो इससे ऊंचे लेवल के जीवों के लिए तो और भी ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत पड़ने वाली थी। भले ही मेरी उम्र कुछ दिन और बढ़ गई थी, लेकिन बस यूं ही हाथ पर हाथ धरकर उसे फूंक देना मेरे बस की बात नहीं थी। आराम से बैठना मेरा स्टाइल नहीं था। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैंने अपना मन पक्का कर लिया कि इस आरामदेह जिंदगी से बाहर निकलना ही पड़ेगा। आराम इंसान को कमजोर बना देता है। मैं बाहर नई जगह तलाश करने निकल रहा हूँ। करीब 5-6 मिनट बाद आखिरकार मेरे दोनों ब्लेड पूरी तरह ठीक हो गए। मैंने एक पल भी जाया नहीं किया और तुरंत उस सेफ जोन को छोड़ दिया जहां मैं इतने दिनों से डटा हुआ था। अब मैं एक विशाल हरे मंटिस के रूप में जंगल में किसी भूत की तरह चुपचाप घूमने लगा। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बहुत ऊपर उड़ूं, इसलिए मैं सिर्फ उन बदकिस्मत कीड़े मकोड़ों को निशाना बना रहा थी जो मेरे रास्ते में आ रहे थे। रास्ते भर मैं सबको ढेर करता चला गया। इससे इवोल्यूशन पॉइंट्स कोई बहुत ज्यादा तो नहीं बढ़ रहे थे, पर चलो, कुछ ना होने से तो कुछ होना बेहतर ही था। मन ही मन मैंने सोचा कि काश कोई पूरा का पूरा घोंसला मिल जाता। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि जैसे मेरी मुराद पूरी हो गई। डिंग, सिस्टम गूंजा कि नया मिशन शुरू हो गया है। मधुमक्खी के छत्ते को तबाह करो। मिशन की शर्त थी एक छत्ते को नष्ट करना और इसका इनाम अज्ञात था। बिल्कुल सही टाइमिंग थी भाई। मेरा जोश 7वें आसमान पर पहुंच गया। अब तक मैं सिस्टम का ये ढर्रा अच्छी तरह समझ चुका था कि मिशन का टारगेट हमेशा आसपास ही होता है। और वाकई बिना ज्यादा मेहनत किए मुझे एक पेड़ से लटकता हुआ एक बहुत बड़ा छत्ता दिख गया जो पूरे आधा मीटर चौड़ा था। गजब, इसमें न जाने कितनी मधुमक्खियां होंगी। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा था। मैं मन ही मन दुआ करने लगा कि बस इन मक्खियों को मारने पर इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल जाएं। अपने एक्साइटमेंट को बिना रोके मैं चुपके से छत्ते के पास सरक गया। बिना एक भी शब्द गवाए मैंने अपने दोनों ब्लेड उठाए और सीधे छत्ते के अंदर घोंप दिए। अगले ही पल पूरा छत्ता जैसे ब्लास्ट हो गया। बाप रे, मक्खियों का एक भयंकर झुंड किसी बाढ़ की तरह बाहर उफन पड़ा। मैं तो वहां पोज मारकर अपनी स्किल दिखाने के लिए तैयार खड़ा था, पर मक्खियों की वो खौफनाक तादाद देखकर मेरे तुरंत होश उड़ गए। धत तेरे की, मैंने तो सीधे ततैये के छत्ते में हाथ डाल दिया था। इतनी मक्खियों से तो इंसान भी न जीत पाए। फिर मैं तो ठहरा एक मामूली मंटिस। शुक्र है कि मेरी उड़ने की रफ्तार उनसे तेज थी। वो झुंड कई सौ मीटर तक पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहा, पर आखिरकार मैंने उन्हें चकमा दे ही दिया। मैं दूर जाकर एक जगह छुप गया जहां मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरा बढ़ा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह फुस हो चुका था, लेकिन जल्द ही मैं शांत हुआ और मैंने एक नया प्लान बनाया, गोरिल्ला वॉरफेयर। अब मैं एक घात लगाकर बैठे कातिल की तरह छत्ते के आसपास की घास में छुप गया और सिर्फ उन अकेली मधुमक्खियों का शिकार करने लगा जो रस इकट्ठा करने बाहर निकलती थीं। एक बार और काम तमाम। इसमें मुझे बड़ा मजा आ रहा था क्योंकि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी थी। हर एक मक्खी को मारने पर मुझे 3 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल रहे थे। भले ही ये गिनती में कम थे, पर उनकी तादाद इतनी ज्यादा थी कि कसर पूरी हो जा रही थी। मुझे लगा जैसे मुझे अनलिमिटेड एक्सपी फार्म करने की कोई जादुई जगह मिल गई हो। मैं तो कुछ देर के लिए मिशन ही भूल गया। मैं लगातार 3 दिन और 3 रातें वहीं फार्मिंग करता रहा। जब मैंने देखा कि मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स 10,000 के पार पहुंच चुके हैं, तो सिस्टम की आवाज फिर आई कि इवोल्यूशन पॉइंट्स 10,000 हो गए हैं और सिस्टम शॉप एक्टिवेट हो गई है, जो अभी स्तर 1 पर है। कृपया खुद चेक कर लें। भाई साहब, यहाँ दुकान भी है। मैंने झटपट एक सुरक्षित जगह ढूंढी और उतावलेपन में शॉप खोलकर देखी। वो अंदर से लगभग खाली थी, सिर्फ कुछ ही आइटम्स थे। पर जैसे ही मेरी नजर उनमें से एक पर पड़ी, मैंने चैन की गहरी सांस ली। वहां लिखा था लाइफ स्पैन 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रति दिन, बेसिक हीलिंग मेडिसिन 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रति बॉटल, बेसिक पॉइजन 1000 इवोल्यूशन पॉइंट्स प्रति बॉटल। जहर का डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मेरी आंखें चमक उठीं। क्या मैं इसे अपने ब्लेड पर लगा सकता हूँ? ये काफी महंगा था, पर फिर भी मैंने एक बॉटल खरीद ली। हालांकि 1000 पॉइंट्स खर्च करते हुए मेरा दिल बहुत दुखा, क्योंकि ये मेरी पूरी एक दिन की जिंदगी के बराबर था। मैंने उस जहर को बहुत संभाल कर रख लिया और तय किया कि इसे मैं अपने आखिरी इक्के की तरह बचाकर रखूंगा और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करूंगा। मैंने सिस्टम से पूछा, शॉप में इतने कम आइटम्स क्यों हैं? सिस्टम ने जवाब दिया कि स्तर 1 की शॉप सबसे निचले स्तर की है। जब होस्ट के एवोल्यूशन पॉइंट्स 100,000 पहुंच जाएंगे, तब स्तर 2 की शॉप अनलॉक हो जाएगी। चलो ठीक है, फार्मिंग जारी रखते हैं। मैंने एक और दिन शिकार किया और मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स फिर से 10,000 हो गए। लेकिन तभी सिस्टम गूंजा, डिंग, इवोल्यूशन पॉइंट्स आपके इस मौजूदा रूप की लिमिट तक पहुंच चुके हैं। अब ये इस लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। मैंने थोड़ा सोचा और अभी आगे इवॉल्व न होने का फैसला किया। इसके बजाय मैंने बिना हिचकिचाए सिस्टम को ऑर्डर दिया कि मेरे पॉइंट्स के बदले मुझे एक दिन की और उम्र दे दी जाए।
अरे मजाक थोड़ी है, जब फार्मिंग करने की इतनी शानदार जगह हाथ लगी हो तो भला कोई इस मौके को क्यों गंवाएगा। जाहिर है मुझे सबसे पहले अपनी उम्र को ही मैक्स आउट करना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिन ज्यादा दिनों तक नहीं टिकते। अगले 3 दिनों तक उम्र बढ़ाने की फार्मिंग करने के बाद मुझे साफ दिखने लगा कि अब मधुमक्खियों की तादाद बहुत तेजी से घट रही है। मैंने लगभग सबको निपटा ही दिया था। मुझे लगा कि अब इस मिशन को खत्म करने का सही टाइम आ गया है। मैं पूरी हेकड़ी के साथ छत्ते की तरफ उड़ चला। इस बार आसपास का नजारा बिल्कुल सूना था। अब मुझे रोकने के लिए एक भी मक्खी सामने नहीं आई। मैं बड़े गर्व से छत्ते के ठीक ऊपर जाकर बैठ गया। मैंने अपने दोनों ब्लेड घुमाए और एक ही झटके में छत्ते की जड़ को साफ काट दिया। धड़ाम! वो आधा मीटर बड़ा छत्ता सीधे जमीन पर आ गिरा। चारों तरफ सुनहरा शहद बिखर गया। छत्ते के अंदर से 1 दर्जन बड़े वाले नर ड्रोन और उनसे भी कहीं ज्यादा बड़ी रानी मक्खी हिलते डुलते बाहर निकले। रानी मक्खी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसकी पूरी प्रजा पहले ही खत्म हो चुकी थी और अब उसका घर भी तबाह हो गया था। बिना उसकी आज्ञा के वे दर्जन भर ड्रोन सीधे मेरी तरफ झपटे। सालों, तुम्हारी ये गिनती मेरे आगे टिकने लायक नहीं है। मैंने मन ही मन ताना मारा। पीछे हटने के बजाय मैंने उन पर धावा बोल दिया। मेरे दोनों ब्लेड हवा में इतनी तेजी से चले कि उनकी परछाइयां दिखने लगीं। जो आ रहा था वो सीधे नीचे गिर रहा था। 2 आए, दोनों ढेर। पलक झपकते ही सारे ड्रोन जमीन पर चारों खाने चित पड़े थे। अब तो रानी मक्खी पूरी तरह पागल हो गई। वो जोर से गुर्राई और खुद मुझ पर हमला करने के लिए आगे बढ़ी। मैंने बड़े आराम से कहा, तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। चलो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी कर देता हूँ। ज्यादा तड़पाऊंगा नहीं। ब्लेड उठा और धड़ से नीचे गिरा। रानी मक्खी भी मेरे एक वार से ढेर हो गई और अपने चमचों के रास्ते पर चल पड़ी। तभी सिस्टम गूंजा कि रानी मक्खी मारी गई है और मुझे 50 एवोल्यूशन जी फैन और एक क्वीन बी स्टिंगर मिला है। साथ ही छत्ता तबाह करने का मिशन भी पूरा हो गया, जिसके इनाम में मुझे 5 दिन की जिंदगी और मिली। मैंने अपनी पीठ की थैली खोलकर देखी तो वहां एक जहरीला डंक हल्का सा चमक रहा था। इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा था कि इस डंक में थोड़ा जहर और सुन करने का असर है और इसे रिसाइकिल भी किया जा सकता है। मैंने सिस्टम से पूछा, इसे रिसाइकिल करने पर मुझे क्या मिलेगा? जवाब मिला कि इसके बदले 500 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिल सकते हैं। रिसाइकिल? भाई साहब, मजाक चल रहा है क्या? ये चीज साफ तौर पर बड़े काम की थी और सिस्टम इसे सिर्फ 500 पॉइंट्स में वापस ऐंठना चाहता था। नामुमकिन। इसी के साथ मधुमक्खी के छत्ते वाली ये जंग मेरी एक तरफा जीत के साथ खत्म हुई। मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स अपनी लिमिट पर पहुंच चुके थे और मेरी उम्र भी कई साल बढ़ चुकी थी। और सबसे मजेदार बात, जमीन पर बिखरा वो ढेर सारा शहद अब मेरी जंग की लूट का माल था। लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे जाकर उसका स्वाद चख पाता, अचानक जमीन एक तय रफ्तार से बहुत जोर जोर से हिलने लगी। हवा में उड़ते हुए भी मैं उस खौफनाक दबाव को महसूस कर पा रहा था। कोई बहुत बड़ी चीज इस तरफ आ रही थी। बिना कोई लापरवाही किए मैं तुरंत और ऊपर उड़ गया। कुछ ही सेकंड्स बाद एक विशाल भूरे रंग का जीव मेरी आंखों के सामने झाड़ियों को चीरता हुआ बाहर निकला। वो एक भूरा भालू था। बाप रे बाप, ये तो उस छोटे से बाघ से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। मैं बेबसी से देखता रहा और उस भालू ने छत्ते के पास पहुंचकर अपने एक ही पंजे से उसे कुचला और मजे से शहद चाटना शुरू कर दिया। उसकी उस खौफनाक कद काठी को देखकर मेरे छोटे से शरीर के मुंह में पानी आ गया। मैं तो साला इतना छोटा था कि उसके बैठने भर से ही मेरा कचंबर निकल जाता। मैंने मन को समझाया, चलो भाई, तुम ताकतवर हो, पहले तुम ही खा लो। मैं समझदारी दिखाते हुए पेड़ की टहनी पर दुबक गया और उसके खत्म करने का इंतजार करने लगा। आखिर इतनी मेहनत से मैंने ये शहद जीता था, तो बिना एक चश्मा चखे मैं यहाँ से कैसे जाता? उसे खाते हुए देखकर मेरे दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे कि अगर मैं इवॉल्व होकर एक भूरा भालू बन जाऊं तो मैं उस छोटे से बाघ को जमीन पर दबोचकर बुरी तरह कूटूंगा। अभी मेरे ख्यालों के घोड़े दौड़ ही रहे थे कि मजे से खा रहा वो भालू अचानक अपने दोनों पैरों पर सीधा खड़ा हो गया। उसने एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ मारी। मैं तो एकदम से चौंक गया। क्या ये शहद खाकर ज्यादा ही एक्साइटेड हो गया है? पर अगले ही पल मुझे समझ आ गया कि वो क्यों दहाड़ा था। न जाने कब आसपास के जंगल में हरे रंग की चमकदार आंखों के कई जोड़े जल उठे थे। जब मैंने उन आंखों के मालिकों को देखा तो मैंने चुपचाप हवा में थोड़ी ऊंचाई और बढ़ा ली। वे भेड़िए थे, नीले धूसर बालों वाले जंगली भेड़िए जो लंबाई में करीब 3 मीटर जितने बड़े थे। भेड़ियों का एक झुंड एक अकेले भालू पर हमला करने की हिम्मत कर रहा था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन उस भेड़ियों के झुंड ने अपनी हरकतों से मुझे बता दिया कि वे न सिर्फ हिम्मत रखते हैं बल्कि इस काम में पूरे प्रोफेशनल भी हैं। वहां कोई चूहे बिल्ली का खेल नहीं हुआ, ना ही कोई फालतू की नौटंकी। बस उनके अल्फा भेड़िए ने एक जोरदार हॉल की और पूरा का पूरा झुंड सीधे भालू पर टूट पड़ा। कितने बेवकूफ हैं साले, भालू के पैरों को डस रहे हैं। भालू के पैरों पर पहले वार करना चाहिए था। ये साले सीधे उस पर कूद क्यों रहे हैं? मैं ऊपर से देखते हुए अपना सिर हिलाने लगा और हुआ भी वही जो पहले 2 भेड़िए आगे कूदे। भालू ने अपने पंखे जैसे भारी भरकम पंजे से उन्हें हवा में ही ऐसा सूता कि वे दर्द से कराहते हुए दूर जा गिरे। लेकिन इस चक्कर में भालू का दांव थोड़ा खुला रह गया और उसने अपनी बॉडी एक्सपोज कर दी। बस फिर क्या था,
बाकी बचे भेड़िए एक साथ उस पर टूट पड़े और उसकी पिछली टांगों और शरीर को बुरी तरह चबाने लगे। भालू दर्द से बेहाल हो गया और उसकी आगे लड़ने की हिम्मत नहीं हुई। वो तुरंत पलटा और जंगल को चीरता हुआ दुम दबाकर भागा। वो साला सच में ऐसे ही भाग गया। मैं तो एकदम हक्का बक्का रह गया। मेरा मनोरंजन अभी पूरा भी नहीं हुआ था। मैं बस उनका पीछा करने और आगे का नाटक देखने ही वाला था कि अचानक मेरा पूरा शरीर एकदम अकड़ गया, मानो किसी ने मुझ पर कोई लकवा मारने का जादू फूंक दिया हो। मेरी नजरें उन दो भेड़ियों पर जाकर टिक गईं, जिन्हें भालू ने हवा में उड़ाया था। वे दोनों जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। मेरे दिमाग की बत्ती जली कि अगर मैं इस मौके का फायदा उठाकर इनमें से एक जंगली भेड़िए को ठिकाने लगा दूं, तो क्या मुझे ढेर सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या पता मैं खुद इवॉल्व होकर एक खतरनाक जंगली भेड़िया बन जाऊं। एक मंटिस से सीधे भेड़िया, इस धांसू आइडिया ने मेरे दिल में जगह बना ली। मेरे सामने जो भेड़िया पड़ा था, भालू के पंजे की मार से उसकी हालत पतली थी और उसकी हिलने डुलने की ताकत बिल्कुल जीरो हो चुकी थी। ये देख मेरी आंखें चमक उठीं। अगर इतने बड़े मौके को भी मैं छोड़ देता तो खुद थू है मुझ पर। बस एक बार मुझे इसका इवोल्यूशन स्ट्रक्चर मिल जाए, फिर तो मैं सीधे भेड़िया बन जाऊंगा। और इस लालच को रोकना मेरे बस का नहीं था। मैं तुरंत पेड़ से नीचे कूदा और सीधे उस गिरे हुए भेड़िए की गर्दन पर जा उतरा। मेरा पूरा शरीर तो उसके सिर जितना भी बड़ा नहीं था, इसलिए उसने मुझे रत्ती भर भी भाव नहीं दिया। लेकिन अगले ही सेकंड मेरे दोनों पैने ब्लेडों ने उसकी मोटी खाल को मक्खन की तरह चीर दिया और वहां दो गहरे जख्म बना दिए। वो जंगली भेड़िया दर्द के मारे जोर से चीखा और उसने वहीं जमीन पर लोट मार दी, जिससे मैं छिटक कर दूर जा गिरा। पर भाई, इन ब्लेडों में दम तो था। मैं अपने इन हथियारों से बेहद संतुष्ट था। अब वो भेड़िया खौफ से मेरी तरफ देख रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना छोटा सा कीड़ा उसे इतनी गहरी चोट कैसे पहुंचा सकता है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वो डरा है या नहीं। मैंने अपने ब्लेड उठाए और सीधे उस पर धावा बोल दिया। अपनी फुर्ती खोने की वजह से वो मेरे लिए एक जिंदा टारगेट बन चुका था। मैं हवा में उछल उछल कर, दौड़ दौड़ कर उस पर चारों तरफ से वार करने लगा। मुझे जहां भी मौका मिलता मैं बस चीरा लगा देता। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था कि वार कहां लग रहा है, बस उसे जख्मी करना ही मेरा मकसद था। जब मैं उसे पूरी तरह थकाकर ढेर करने ही वाला था, तब उस शातिर ने चालाकी दिखाई और एक बड़े पेड़ से अपनी पीठ टिकाकर अपने मुंह से डिफेंस करने लगा, ताकि मैं उस पर पीछे से वार न कर सकूं। बेटा, अब तू मुझे काट नहीं पाएगा, मैंने सोचा, और सच में ऐसा ही था। लेकिन जैसे ही मुझे लगा कि जीत पक्की है, तभी दूर से भालू की गुस्से से भरी दहाड़ सुनाई दी और उसके पीछे ही भेड़ियों के झुंड की चीखें गूंज उठीं। सत्यानाश! यह जख्मी भेड़िया भी अब जोर जोर से हॉल करने लगा था, यानी वो अपने साथियों को मदद के लिए बुला रहा था। एक बार अगर वो पूरा झुंड वापस आ गया तो मेरा खेल खत्म था। साले, तूने मुझे ये करने पर मजबूर किया है। अब मैंने और देर नहीं की। मैंने अपनी पीठ की थैली से चुपके से रानी मक्खी का वो डंक निकाला, उसे अपने मुंह में दबाया और भेड़िए की छाती में पूरे जोर से घोंप दिया। जंगली भेड़िए की आंखों में पहले तो मेरे लिए हिकारत थी। उसे लग रहा था कि उसके साथी आने वाले हैं और इस छोटे से डंक से उसका क्या बिगड़ेगा। पर अगले ही पल उसकी बोलती बंद हो गई। रानी मक्खी के डंक का जहर पलक झपकते ही उसके पूरे ऊपरी शरीर में फैल गया और वो लकवाग्रस्त हो गया। उसने विरोध करने की पूरी ताकत खो दी। मैं तुरंत उसकी गर्दन के पीछे चढ़ा, अपने ब्लेड उठाए और पूरी ताकत से उसकी गर्दन पर हमला बोल दिया। उसका निचला शरीर अभी भी आखिरी सांसों के लिए तड़प रहा था और वो मुझे घसीटते हुए जमीन पर गोल गोल घूमने और रगड़ने लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर के सारे अंग अभी हिलकर बाहर आ जाएंगे, पर मैंने उसकी बॉडी को कसकर जकड़े रखा और उसे बिल्कुल नहीं छोड़ा। आखिरकार जमीन पर कई बार कुचले जाने के बाद मेरी मेहनत रंग लाई। भेड़िए का गर्म खून मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, डिंग! हायर लेवल का जंगली भेड़िया मारा गया। इवोल्यूशन पॉइंट्स प्लस 2000। डिंग! इवोल्यूशन पॉइंट्स फुल हो चुके हैं और अब नहीं बढ़ सकते। होस्ट, कृपया जल्द से जल्द इवॉल्व करें। ये सुनते ही मैं वहीं बुत बनकर रह गया। भाई साहब, मेरे 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स यूं ही बर्बाद हो गए। अब मेरे पास अफसोस मनाने का भी वक्त नहीं बचा था। जैसे ही मुझे उन भेड़ियों के रोने की आवाज पास आती सुनाई दी, मैं बिना पीछे देखे तुरंत वहां से उड़ गया और एक सुरक्षित टीला ढूंढकर वहां लैंड कर गया। मैंने सीधे सिस्टम से कहा कि मुझे जंगल वुल्फ में इवॉल्व कर दो, तो सामने से डिंग की आवाज आई कि जंगल वुल्फ में बदलने के लिए 7000 इवोल्यूशन पॉइंट्स चाहिए। मैंने तुरंत इवॉल्व करने को कहा और तभी एक घना हरा उजाला मेरे चारों तरफ लिपट गया। जब वो रोशनी गायब हुई तो मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे दुनिया बिल्कुल अलग दिखने लगी। भाई, मैमल बनना सच में बहुत सही है, क्योंकि इतने दिनों तक कीड़ा बने रहने के बाद आज जाकर लग रहा था कि मुझमें असली जान आई है। लेकिन मेरी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी, क्योंकि जैसे ही मैंने नीचे झुककर अपने नए शरीर को देखा, मेरी हंसी गायब हो गई। पूरा शरीर हड्डियों का ढांचा बना हुआ था और मैं किसी कुपोषित मरियल से छोटे जानवर जैसा दिख रहा था। मैंने सिस्टम से कहा कि पहले मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ाकर पूरा मैक्स कर दो, तो सिस्टम ने बोल दिया कि इवोल्यूशन पॉइंट्स कम हैं। ये सुनकर मैं टीले से गिरते गिरते बचा और ऊपर से सिस्टम ने बताया कि 1 पॉइंट से ऊपर के एट्रीब्यूट्स के लिए हर 0.1 बढ़ाव पर 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स लगेंगे। मैं मन ही मन पूरी तरह सुन्न हो गया और थक हार कर कहा कि चलो फिर 1 पॉइंट कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा दो और 2 पॉइंट स्ट्रेंथ बढ़ा दो।
एनहांसमेंट खत्म होने के बाद मेरे पास अपनी किस्मत को स्वीकार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा तो मजबूत हुआ था, लेकिन अब भी वो दुबला पतला और कमजोर ही था। बड़े शहर का नौकर होने से अच्छा छोटे गांव का राजा होना है। मुझे अब अपनी इस पसंद पर थोड़ा पछतावा होने लगा था। अचानक मेरे शरीर का रोआ रोआ खड़ा हो गया और खतरे का एक गहरा एहसास मुझ में जागा। मैंने झटके से अपना सिर घुमाया और देखा कि मुझे इतना डराने वाला आखिर है कौन। तो पता चला कि ये तो वही छोटा बाघ है जिसने कुछ दिन पहले मुझे भिगोकर हवा में उड़ा दिया था। दुश्मन जब आमने सामने आते हैं तो आंखें गुस्से से जलने लगती हैं, लेकिन सच तो ये था कि मेरी हालत बुरी तरह खराब हो रही थी और मैं मन ही मन कह रहा था कि भाई, मैं तो इस बुरे वक्त में हार मानता हूँ। मेरे सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स खत्म हो चुके थे और अब तो मेरे पास चिड़िया बनकर उड़ने तक का मौका नहीं बचा था। उस छोटे बाघ ने अपना सिर टेढ़ा किया और उत्सुकता से मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। उस मरियल से जंगल वुल्फ को देखकर उसकी आंखों में वैसा ही कौतूहल था जो किसी शिकारी की आंखों में अपने शिकार को मारने से पहले होता है। अगले ही पल उसने हमला कर दिया और जिस ताबड़तोड़ पलटवार की कल्पना मैंने की थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाघ वाले पंजों के आगे मैं उसकी परछाई तक को नहीं छू पाया और उसने मेरे शरीर पर गहरे और खून से लथपथ 4 घाव कर दिए। सब खत्म हो चुका था और मैं पूरी तरह निराश था, पर मैं उससे जीत तो नहीं सकता था, लेकिन मरते मरते कुछ तो कहना बनता ही था। मैंने अपना मुंह खोला और उस पर गुस्से में एक चीख मारी, जिससे मेरी पूरी भड़ास और गुस्सा निकल गया। जैसे ही वो छोटा बाघ मुझे आखिरी झटका देने वाला था, तभी दूर से कई भेड़ियों की चीखें सुनाई दी जो मेरी आवाज का जवाब दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं उनकी भाषा समझ पा रहा था कि वे कह रहे थे कि भाई हिम्मत रखो, हम आ रहे हैं। मैं इतना भावुक हो गया कि मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन डर के मारे मेरे शरीर की हिलने तक की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं छोटा बाघ भड़क न जाए। बाघ ने अपनी भौहें सिकोड़ी, क्योंकि वो अकेले भेड़िए से नहीं डरता था, लेकिन भेड़ियों का पूरा झुंड मुसीबत खड़ी कर सकता था। मुश्किल से 10-12 सेकंड बीते होंगे कि भेड़ियों का झुंड वहां पहुंच गया, जिनके मुंह में एक भूरे भालू की लाश दबी हुई थी। उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर उस छोटे बाघ को, और तुरंत उस पर अपने खूंखार दांत दिखाने लगे, जिससे साबित हो गया कि भेड़िए सच में बहुत एकता वाले होते हैं। हालात को भांपते हुए छोटे बाघ ने आखिरकार मुझे एक बेबसी भरी निगाह से देखा और फिर मुड़कर वहां से चला गया। तभी सिस्टम की आवाज आई कि नेमेसिस मिशन ट्रिगर हुआ है, जिसकी शर्त उस बाघ को हराना है जो लगातार मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और इसका इनाम अज्ञात है। मैं तो गुस्से के मारे बेहोश होते होते बचा कि इसे तुम मुश्किलें खड़ी करना कहते हो। ये तो साफ साफ मेरा शिकार कर रहा था, और मुझे लगता है कि मेरे लिए असली मुसीबत खड़ी करने वाले तुम हो, बेवकूफ सिस्टम। इससे पहले कि मैं अपनी भड़ास पूरी निकाल पाता, झुंड का लीडर अल्फा वुल्फ मेरे पास आया और उसकी आंखों में एक रोब और धौंस थी कि अकेले भेड़िए, तुम कहां से आए हो। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा कि मैं इसे क्या समझाऊं। क्या ये कहूं कि मैं एक टिड्डे से इवॉल्व होकर आया हूं, क्योंकि जितना बोलूंगा उतनी गलतियां होंगी। इसलिए मैंने अपनी आंखें बंद की, पैर पटके और सीधे वहीं बेहोश होने का नाटक कर दिया। जब मेरी आंखें दोबारा खुली तो मैं एक बड़ी सी गुफा के अंदर था और मेरे ठीक सामने एक छोटा सा भेड़िया था, जिसका साइज किसी बड़े कुत्ते जितना रहा होगा, जो अपनी उत्सुक आंखों से मुझे घूरते हुए बोला कि वाह, तुम जाग गए। तो मैंने अनजान बनते हुए उससे पूछा कि मैं कहाँ हूँ, जिस पर उसने जवाब दिया कि ये हमारा घर है, और अंकल क्या आप। उस छोटे से भेड़िए ने मुझसे पूछा कि क्या मैं कोई अकेला भेड़िया हूँ। मैंने बात को घुमाते हुए कहा कि हाँ, समझो कुछ ऐसा ही है, और सुनो, मुझे अंकल नहीं बल्कि भैया कहा करो। मेरी बात सुनकर उस छोटे बच्चे की आंखें चमक उठीं और उसने तुरंत मासूमियत से कहा, ठीक है बड़े भैया। अच्छा ये बताओ, बाहर की दुनिया बहुत मजेदार है क्या। अब उसके मुंह से मजेदार शब्द सुनकर मेरा दिमाग चकरा गया। मैंने मन ही मन सोचा कि अरे मेरे भाई, बाहर की दुनिया इतनी मजेदार है कि मजे मजे में मेरी जान जाते जाते बची है। इस वक्त मेरी हालत इतनी पतली थी कि मैं उस छोटे से बच्चे के सामने भी कागज की तरह कमजोर था, यहाँ तक कि मुझमें सीधे बैठने तक की ताकत नहीं बची थी। मैंने उससे कहा, छोटे भाई, मैं सच में अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी ला सकते हो। असल में मैं उसे याद दिला रहा था कि उसके पिता ने उसे मेरा ख्याल रखने को कहा है और वो अपने पिता का हुक्म टाल नहीं सकता था। वो छोटा बच्चा बहुत चालाक निकला। वो तुरंत मेरी बात समझ गया और पलक झपकते ही वहां से दौड़ पड़ा। उसके जाने के बाद मैंने गुफा में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो वहां हम दोनों के अलावा कोई और भेड़िया नहीं था। मैं सोचने लगा कि क्या ये अल्फा वुल्फ का घर है या फिर कोई प्राइवेट रूम है जो सिर्फ मेरे लिए तैयार किया गया है। खैर, जो भी हो, ये मेरे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि इससे मैं बाकी भेड़ियों के सामने आने और अपनी पोल खुलने से बच गया। तभी अचानक सिस्टम की आवाज आई कि एक नया मिशन ट्रिगर हुआ है, झुंड में शामिल होना, जिसकी शर्त यह थी कि मुझे आधिकारिक तौर पर इस जंगल वुल्फ पैक का हिस्सा बनना होगा और इसका इनाम अभी अज्ञात था। इस नए मिशन को देखकर मुझे लगा कि शायद पुराना मिशन खत्म करने से पहले भी नया मिशन लिया जा सकता है, यानी हमारा ये सिस्टम काफी फ्लेक्सिबल है। तभी वो छोटा भेड़िया पानी लेकर वापस आ गया। कमाल की बात यह थी कि वो एक खोखले किए हुए पत्थर के बर्तन में पानी भरकर लाया था, जिससे लगा कि उसकी बुद्धि वाकई काफी अच्छी है। उसने आते ही कहा,
बड़े भैया पहले पानी पी लो, आपको बहुत भूख लगी होगी ना, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। अब देखो, अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद वो दिखावा करता और झूठी इज्जत के चक्कर में कह देता कि नहीं नहीं मुझे भूख नहीं है, लेकिन बदकिस्मती से मेरा पेट मेरे मुंह से कहीं ज्यादा ईमानदार निकला। इससे पहले कि मैं अपने मुंह से कुछ बोल पाता, मेरे पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज ने पहले ही जवाब दे दिया, जिससे एक पल के लिए वहां का माहौल बेहद अजीब और शर्मिंदगी भरा हो गया। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो छोटा बच्चा बहुत सीधा साधा था। उसने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और खुशी खुशी दोबारा खाना लेने दौड़ गया। अब मुझे उसकी परवाह करने की फुर्सत नहीं थी। मैंने तुरंत अपना मुंह उस पत्थर के बर्तन में डाला और गटागट पानी पीने लगा। शायद बहुत दिनों बाद पानी पीने की वजह से वो पानी मुझे अंदर तक मीठा लग रहा था। जब वो छोटा बच्चा अपने मुंह में खाना दबाकर वापस आया, तब भी मैं पानी ही पी रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उसके लाए हुए खाने पर पड़ी, मेरी आंखें भूख के मारे एकदम हरी हो गईं। भूख एक ऐसी चीज है जो हमारे जीन्स में बसी होती है, इसे दिमाग से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मेरे पेट में एसिड तेजी से उबलने लगा और मुंह से लार टपकने लगी, पर शुक्र है कि मेरा पेट पानी से भरा हुआ था, इसलिए वो लार पानी के साथ मिलकर गिर गई और मैं अपने छोटे भाई के सामने शर्मिंदा होने से बच गया। उस छोटे भेड़िए ने वो खाना मेरे सामने रखते हुए कहा, बड़े भैया ये भालू का पंजा आपके लिए है। उसने जो भालू का पंजा मेरे आगे रखा वो साइज में मेरे खुद के सिर से भी बड़ा था। अब इस मोड़ पर आकर अपनी इज्जत और बड़े भाई वाली इमेज को भाड़ में झोंकना ही बेहतर था, क्योंकि ये भालू का पंजा था, एक ऐसी चीज जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था। अगले ही पल मैं पूरी ताकत और तेजी से उस पर झपटा और एक ही झटके में मैंने उस भालू के पंजे की सख्त चमड़ी को चीर कर रख दिया। वो छोटा बच्चा बगल में खड़ा होकर अपनी चमकती आंखों से मुझे देख रहा था और हैरान होकर बोला, बड़े भैया आपके दांत तो सच में कमाल के हैं। दूसरे भेड़ियों को तो इस पंजे को फाड़ने में सदियां लग जाती हैं, लेकिन आपने तो इसे एक ही बार में चबा डाला। सच कहूं तो मेरा शार्पनेस वाला टैलेंट कोई मजाक नहीं था। तभी सिस्टम की आवाज आई कि मांस खाने के बदले 5 इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ गए हैं। जैसे ही वो मांस मेरे पेट में गया, वहां से एक गर्माहट की लहर उठी जो मेरे पूरे शरीर और नस नस में दौड़ गई। वो संतुष्टि इतनी गजब की थी कि मेरी हड्डियों तक को सुकून मिल गया। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि खाना खाने से भी इवोल्यूशन पॉइंट्स बढ़ते हैं। खैर, जब तक पॉइंट्स बढ़ रहे हैं सब बढ़िया है। इस समय मैं ज्यादा सोच विचार नहीं करना चाहता था, क्योंकि पेट भरने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं था। वो छोटा बच्चा मुझे अपना वो खाना खाते हुए देख रहा था जो असल में उसका था, लेकिन उसके मन में कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी। दरअसल ये भालू का पंजा उसी के हिस्से का खाना था और अल्फा वुल्फ ने जो खाना मेरे लिए रखा था उसे इस बच्चे ने कहीं छुपा दिया था। इसके पीछे उसका एक स्वार्थी कारण था। वो बस मेरे मुंह से बाहर की दुनिया की कहानियां सुनना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि जितने भी अकेले भेड़िए होते हैं वे बहुत सारी कहानियों और अनुभवों से भरे होते हैं। तभी अचानक वो बच्चा बेहद हैरान होकर जोर से चिल्लाया, बड़े भैया तुम्हारी चोट। वो छोटा भेड़िया कब से मुझे एकटक घूरे जा रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि मेरे पेट का वो भयानक घाव इतनी तेजी से भर रहा था जिसे साफ साफ देखा जा सकता था। अरे इस बात का इतना बतंगड़ मत बनाओ। मैंने बात को घुमाते हुए उसे बस इतना समझाया कि मैं पहले बहुत भूखा और कमजोर था और खाना खाने के बाद मेरी बॉडी में ब्लड और एनर्जी वापस आ गई है, इसलिए चोट कुदरती तौर पर जल्दी ठीक हो रही है। मैं खुद ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि ये सब मेरी रिजेनरेशन की ताकत का कमाल था, लेकिन उस छोटे बच्चे को ये सब कहाँ पता था। उसकी आंखों में अब मेरे लिए साफ तौर पर एक सम्मान और पूजा वाली भावना आ चुकी थी, क्योंकि भेड़ियों के झुंड में ऐसा कोई नहीं था जिसे चोट न लगती हो। लेकिन इतनी तेजी से ठीक होते हुए उसने आज तक किसी को नहीं देखा था। यहाँ तक कि उसके पिता जो उस पूरे झुंड के लीडर थे वे भी इतने कमाल के नहीं थे। उसने चिल्लाकर कहा, बड़े भैया आप तो सच में गजब हो। मैं अभी जाकर अपने पापा को ये बात बताता हूँ। उस छोटे बच्चे ने मुझे संभलने या कुछ बोलने का मौका तक नहीं दिया। वो बिल्कुल उस बच्चे की तरह था जिसे कोई खजाना मिल गया हो और वो उसे अपने माता पिता को दिखाने के लिए उतावला हो। वो तुरंत मुड़ा और वहां से भाग गया। उसे जाते देख मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया और मैंने मन ही मन सोचा कि छोटे भाई तुम्हारी ये हरकत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता था कि उसके पिता को इतनी जल्दी पता देखे कि मैं होश में आ चुका हूँ। अभी कुछ ही देर पहले मैं उसके सामने कमजोर होने का नाटक कर रहे थे और अभी कितना ही समय बीता था। मैं न सिर्फ होश में आ गया बल्कि मैंने भालू का पूरा पंजा भी साफ कर दिया और मेरी चोट भी ठीक हो गई। इस बात को मैं भला कैसे समझाता? क्या वे ये नहीं सोचेंगे कि मेरा यहाँ आने का कोई गलत इरादा है? खैर, अब चिंता करने का कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वही हुआ जिसका डर था। अल्फा वुल्फ वहां आ पहुंचा। दूर से ही उस छोटे भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पापा जल्दी देखो, बड़े भैया का शरीर कितना मजबूत है। उनकी चोट तो अभी से ठीक भी हो गई। सच कहें तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो रही थी, क्योंकि ये भेड़ियों की मांद थी और अगर उनके मन में कोई खोट होता तो आज मेरी जान खतरे में पड़ जाती। तभी मेरे सामने 3 मीटर लंबा एक बेहद विशाल और रौबदार भेड़िया आकर खड़ा हो गया। मेरी चोट को देखकर अल्फा वुल्फ की आंखों में एक तेज और तीखा रोब आया और उसने पूछा, छोटे बच्चे तुम कहाँ से आए हो? मैंने बिल्कुल भी चालाकी न दिखाते हुए सीधे कह दिया, मैं भूल गया हूँ। अल्फा वुल्फ को मेरी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बड़े आराम से कहा, चलो भूल गए तो और भी अच्छा है। तो क्या तुम हमारे इस बड़े परिवार में शामिल होने के लिए तैयार हो?
दरअसल अल्फा वुल्फ की नज़रों में मैं एक बहुत ही होनहार और कमाल की काबिलियत वाला युवा जंगल वुल्फ था, और जब तक मैं पूरे दिल से उनके झुंड में शामिल होना चाहता था, वो मेरा स्वागत करने के लिए तैयार था, क्योंकि भेड़ियों की दुनिया में सिर्फ हारने वाले होते हैं, गद्दार नहीं। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूरी ईमानदारी के साथ कहा, हाँ, मैं तैयार हूँ। आखिरकार मुझे ये मिशन तो पूरा करना ही था, बस मैंने ये नहीं सोचा था कि ये काम इतनी आसानी से हो जाएगा। अल्फा वुल्फ बहुत खुश हुआ और बोला, बहुत बढ़िया, तुम्हारा स्वागत है, और आज से यही तुम्हारा घर है। तुम्हारा शरीर अभी बहुत कमजोर और पतला है, इसलिए पहले तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ और फिर हमारे साथ शिकार पर चलना। तब तक अगर तुम्हें कुछ भी समझ ना आए तो इस छोटे बच्चे से पूछ लेना। असल में देखा जाए तो उस झुंड ने अपना एक वयस्क भेड़िया खोया था और बदले में उन्हें मैं मिल गया था, इसलिए ये सौदा उनके लिए घाटे का नहीं था, क्योंकि एक छोटे बच्चे को पालकर बड़ा करने से कहीं ज्यादा आसान एक वयस्क भेड़िए को खिला पिलाकर तंदुरुस्त बनाना था। मुझे एक बार फिर कमजोर समझा गया था, पर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, अभी तुम बॉस हो तो तुम्हारी बात ही सही, वैसे भी मुफ्त में देखभाल मिलना कोई बुरी बात नहीं है। मुझे मन ही मन बड़ी खुशी हो रही थी, क्योंकि उस भालू के पंजे ने न सिर्फ मेरी चोट ठीक की थी, बल्कि मुझे पूरे 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स भी दिए थे। अगर ऐसा खाना रोज मिले तो। तभी अचानक दिमाग में डिंग की आवाज आई कि मिशन पूरा हो चुका है और झुंड में शामिल होने के इनाम के तौर पर मेरी उम्र 5 दिन और बढ़ गई है। लेकिन तभी सिस्टम ने एक और डिंग के साथ नया मिशन दे दिया कि इस झुंड का राजा बनना है और इसका इनाम अभी अज्ञात है। ये सुनते ही मैं तुरंत पैनिक कर गया कि अभी तो मैंने इस झुंड को ज्वाइन ही किया है और ये सिस्टम मुझे इनका लीडर बनाना चाहता है। मैं उस तरह के राजा बनने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर मैंने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि चलो कोई बात नहीं, जब इन लोगों ने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया है तो आगे चलकर मैं इन्हें अच्छे खाने और अच्छी जिंदगी की तरफ ले जाऊंगा। इसके बाद मैं बिना किसी पछतावे के आराम से अपनी खातिरदारी का मजा लेने लगा। लेकिन अगली ही सुबह गुफा के अंदर मेरी एक जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि जैसे ही मैंने अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाली, मेरा दिमाग खराब हो गया। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन, स्ट्रेंथ, एजिलिटी और मेंटल पावर सब कुछ अपने आप एक एक पॉइंट बढ़ चुका था। मैं तुरंत समझ गया कि जैसे जैसे मेरा शरीर बड़ा और मजबूत हो रहा है, खाना खाने से मेरी ताकत अपने आप बढ़ रही है और एट्रीब्यूट्स कुदरती तौर पर बढ़ रहे हैं। पर अब असली समस्या ये थी कि इसका मतलब ये हुआ कि सिस्टम ने मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे इवोल्यूशन पॉइंट्स उन एट्रीब्यूट्स को बढ़ाने में खर्च करवा दिए जो वैसे भी अपने आप बढ़ने वाले थे। मैं अंदर ही अंदर चिल्लाया, ओए सिस्टम, तुमने मुझे फिर से चूना लगा दिया। तभी वो छोटा भेड़िया गुफा में आया और बोला, बड़े भैया आप होश में आ गए। बड़े भैया, आप सिर्फ एक रात की नींद के बाद इतने बदले बदले से क्यों लग रहे हो? वो छोटा बच्चा बड़े उत्साह से दौड़ता हुआ मेरे पास आया। तो तुम्हारा नाम बिग कब है? तुम्हारा कोई ढंग का नाम भी नहीं है क्या? मैंने पूछा। उसने हाँ में सिर हिलाया। मैंने उसे बड़े तरस भरी नजरों से देखा। एक अनपढ़ बाप का बेटा होना कितना दर्दनाक है। चलो, आज से तुम्हारा नाम लैंकिंग होगा। ये सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ा। वाह, बड़े भैया ने जो नाम दिया है वो सुनने में कितना धांसू लग रहा है। ठीक है, आज से मैं लैंकिंग हूँ। लैंकिंग फूला नहीं समा रहा था। उसे लगा कि ये नाम बहुत ही क्लासिक और संस्कारी है। मैंने मौका देखकर कहा, अच्छा लैंकिंग, तुम्हारे भैया को थोड़ी भूख लगी है, समझ गए ना क्या करना है? लैंकिंग पलक झपकते ही वहां से दौड़ गया। भूख लगी है? सिंपल है भाई, खाओ और ऐश करो। दूसरों के टुकड़ों पर पलने के वे दिन बड़ी तेजी से गुजर गए और मेरा शरीर आंखों के सामने बदलने लगा। भेड़ियों के लीडर ने पहले सोचा था कि मुझे ठीक होने और बड़ा होने में कम से कम 1-2 महीने लगेंगे, पर भाई साहब, सिर्फ 6 दिनों के अंदर मैं एक आम जंगली भेड़िए जितना तगड़ा और मजबूत हो गया। इस पर लीडर बस यही कहकर आहें भरता रहा कि जवानी की उम्र ही निराली होती है। आज जब शिकार करने वाली टीम निकलने वाली थी तो लीडर ने बड़ी चिंता के साथ मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारी बॉडी में अभी भी कुछ अंदरूनी चोटें हो सकती हैं, तुम कुछ दिन और आराम क्यों नहीं कर लेते? लेकिन मैं आज उनके साथ जाने की जिद पर अड़ गया तो वो भी मना नहीं कर पाया। सच कहूँ तो मैं अब और निठल्ला नहीं बैठ सकता था। मुफ्त की रोटियां तोड़ना मुझे भी पसंद था, पर मेरी बची हुई उम्र मुझे इसकी इजाजत नहीं दे रही थी। भले ही मैं बाहर से सांड जैसा तगड़ा दिख रहा था, लेकिन स्टेटस पैनल पर मेरी उम्र घटकर सिर्फ 9 दिन रह गई थी। अगर मुझे असमय नहीं मरना था तो मुझे तुरंत इवोल्यूशन पॉइंट्स कमाने थे। शिकार का मतलब था शिकार, और शिकार का सीधा मतलब था इवोल्यूशन पॉइंट्स। मेरी हड्डियां जाम हो रही हैं, मुझे शिकार पर जाना ही है, मैंने कहा। लीडर ने हामी भरते हुए सिर हिलाया। ठीक है, टीम के साथ ही रहना और अकेले आगे मत भागना। वो खुश था कि मैं इतना मोटिवेटेड हूँ, जिससे उसे लगा कि उसने मुझे पहचानने में कोई गलती नहीं की। भेड़ियों का झुंड जंगल के रास्ते बहुत तेजी से आगे बढ़ा। मेरे मौजूदा एट्रीब्यूट्स के साथ ग्रुप की रफ्तार से कदम मिलाना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल था। इस वक्त मेरा स्टेटस कुछ ऐसा था। प्रजाति जंगली भेड़ आई, मोर्टल बीस्ट, स्ट्रेंथ 11, कॉन्स्टिट्यूशन 12, एजिलिटी 11, मेंटल पावर 10। टैलेंट्स में मेरे पास था हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ टॉप टियर, रिजनरेशन, शार्पनेस और 32 स्लॉट का स्टोरेज स्पेस। साथ ही बेसिक पॉइजन, हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ के 30 शॉट्स, 880 इवोल्यूशन पॉइंट्स और उम्र बची थी सिर्फ 8 दिन 2 घंटे और 58 मिनट। और हाँ, ये तो हर्क्यूलियन स्ट्रेंथ से मिलने वाले 4 गुना बूस्ट को जोड़े बिना था।
तभी स्काउट भेड़िए ने इशारा किया। सामने शिकार था, एक नीलगाय। इशारा मिलते ही मैं कमान से छूटे तीर की तरह सीधे आगे की तरफ लपका। इसे मैं संभालूंगा। शिकार मतलब पॉइंट्स, और मैं ये मौका किसी और को नहीं लेने दे सकता था। लीडर ने मुझे नहीं रोका, लेकिन बाकी जंगली भेड़िए मुझे शक की नजरों से देख रहे थे। उन्हें नहीं लगा था कि मैं अकेला ये कर पाऊंगा। आखिर नीलगाय से निपटना आसान नहीं होता। वे तेज भागती हैं और मजबूत होती हैं। उनका एक लात का वार भेड़िए को अधमरा कर सकता है, इसलिए झुंड हमेशा मिलकर इनका शिकार करता था। पर मेरे दिमाग में ये सब फालतू बातें नहीं चल रही थी। मैं तो बस ये सोच रहा था कि इस नीलगाय को मारकर मुझे कितने इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। उस बेचारी नीलगाय को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि मौत का साया उस पर मंडराने लगा। मैं जमीन से सटकर आगे बढ़ा और एकदम सही दूरी से उस पर झपट पड़ा। मेरी पूरी टाइमिंग इतनी स्मूथ और नेचुरल थी कि कोई कह ही नहीं सकता था कि मैं पहली बार शिकार कर रहा हूँ। भाई मजाक थोड़ी है। मैंने डिस्कवरी और नेशनल ज्योग्राफिक के ढेरों एनिमल डॉक्यूमेंट्रीज देख रखी थीं, लेकिन अगले ही पल सारे भेड़िए फटी आंखों से मुझे देखने लगे। जब मैं नीलगाय पर कूदा तो मैंने अपना मुंह खोला ही नहीं। यहाँ तक कि लीडर ने भी अपनी भौहें सिकोड़ लीं कि ये क्या कर रहा है। मैंने मन ही मन मूंछों पर ताव देते हुए सोचा, एक नीलगाय को मारने के लिए मुंह खोलने की क्या जरूरत है। मेरा एक पंजा ही काफी है। बाकी भेड़ियों के पास उतनी ताकत नहीं होगी, पर मेरे पास हरक्यूलियन स्ट्रेंथ का 4 गुना बूस्ट था, जिससे मेरी ताकत 500 पाउंड से भी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसे में 100 पाउंड की नीलगाय को दबोचना मेरे लिए बच्चों का खेल था। मैंने अपने पंजे से उसका सिर जमीन पर कसकर दबा दिया। वो अपनी चारों टांगें हवा में पागलों की तरह मार रही थी, जिससे धूल उड़ रही थी, पर वो रत्ती भर भी हिल नहीं पा रही थी। मैं बड़े आराम से एक बेहतर पोजीशन में आया। मैंने अपनी पिछली टांग उसके सिर पर रखी और अपने आगे के पंजे के नुकीले ब्लेड से उसकी कमजोर गर्दन को एक ही झटके में चीर दिया। वह वहीं ढेर हो गई। तभी सिस्टम गूंजा, डिंग, नीलगाय मारी गई। 50 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले। धत तेरे की, सिर्फ 50 पॉइंट्स। मैं सिर्फ 50 पॉइंट्स। मैं थोड़ा सा मायूस हो गया, लेकिन उसी वक्त मेरे पीछे खड़े भेड़ियों के झुंड में जैसे धमाका हो गया। नहीं, बल्कि ये कहना सही होगा कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। गजब भाई, ये तो हद से ज्यादा ताकतवर है। कुछ जंगली भेड़ियों ने तो सम्मान में मेरे सामने अपने सिर तक झुका लिए। भेड़ियों के झुंड में ताकत ही सब कुछ होती है। कमजोर हमेशा ताकतवर के आगे झुकता है, ये कानून उनकी हड्डियों में छपा होता है। मेरी इस परफॉर्मेंस ने वहां मौजूद हर एक भेड़िए को घुटनों पर ला दिया था। तुम्हें अपने झुंड में शामिल करना मेरा सबसे सही फैसला था, लीडर ने पास आकर बड़े गर्व से कहा। उसकी आवाज में मेरे लिए तारीफ ही तारीफ थी। मैंने सही मौका देखकर बहती गंगा में हाथ धोया और आने वाले शिकार के लिए एक बढ़िया बहाना ढूंढते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से आप सबने मेरा जो ख्याल रखा है, उसका कर्ज उतारने के लिए आज हमारा शिकार बहुत बड़ा होगा। उम्मीद है कि आज के सारे शिकार मैं अकेले ही संभाल लूंगा। लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत बढ़िया। वो भी देखना चाहता था कि आखिर मेरी लिमिट कहाँ तक है। और बस इसके बाद शुरू हुआ मेरा सोलो परफॉर्मेंस। एक मंटिस से जंगली भेड़िया बनने के बाद झुंड में अपनी पैठ जमाने और बूढ़े भेड़िया राजा की जगह लेने के लिए मैंने ठान लिया था कि आज मैं अपनी काबिलियत का ऐसा जलवा दिखाऊंगा कि सब देखते रह जाएंगे। आखिर मेरे पीछे एक गॉड लेवल सिस्टम का हाथ जो था। इस शिकार के दौरान मैं अपनी कला दिखाने के लिए उतावला हो रहा था। चूंकि झुंड पहले ही मेरा खतरनाक शिकार करने का तरीका देख चुका था, इसलिए इस बार का चौंग प्लान बहुत सिंपल था। लीडर सिर्फ नजर रखेगा, बाकी झुंड शिकार ढूंढेगा और मेरा काम होगा सामने आते ही शिकार का काम तमाम करना। सबके तालमेल के साथ ये काम मक्खन की तरह चलने लगा। कुछ भेड़िए तो खुशी खुशी कुली बन गए और हांफते हांफते शिकार के ढेरों को घसीटकर गुफा की तरफ ले जाने लगे। ये नज़ारा देखकर भेड़ियों का राजा दिल से मेरी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। दोपहर तक शिकार करते करते जब मैंने चारों तरफ लाशों का ढेर देखा तो आखिरकार मुझसे रहा नहीं गया और मैंने कहा, क्यों ना आज के लिए यहीं रुक जाएं। अगर इससे ज्यादा शिकार किया तो हम खा नहीं पाएंगे और सब बर्बाद हो जाएगा। लीडर हंसते हुए बोला, इस जंगल में बर्बादी जैसा कोई शब्द नहीं होता। जितना भी माल हो हम सब हजम कर सकते हैं। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर मैंने ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाया। जब उसने कह दिया कि वे सब खा जाएंगे तो चलो शिकार जारी रखते हैं। आखिर सिस्टम से इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलने की आवाज दुनिया के किसी भी म्यूजिक से ज्यादा मीठी थी। रात होते होते हमारा काम खत्म हुआ। मैंने छोटा सा हिसाब लगाया तो आज मैंने खरगोश से लेकर काले सांड तक 200 से ज्यादा जानवरों का शिकार किया था, जिससे मुझे 3000 से ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट्स मिले थे। मैं लीडर के पीछे पीछे चल रहा था और अपने आसपास की युवा मादा भेड़ियों की जलती लपटती निगाहों को महसूस कर पा रहा था, पर मेरे पास इतनी फुर्सत कहाँ थी कि मैं आंख उठाकर भी उन्हें देखूं। गुफा में आते ही मैं सीधे लेट गया। थोड़ी ही देर में लैंकिंग किसी आंधी की तरह दौड़ता हुआ अंदर आया। वो इतना एक्साइटेड था कि उसकी पूंछ हिलते हिलते टूटने वाली थी। बड़े भैया, मेरे पापा आपकी ऐसे तारीफ कर रहे थे जैसे आप कोई भगवान हो, वो बोला। अच्छा, सच में? ये सुनकर मुझे अंदर से बड़ी तसल्ली मिली। एक वक्त था जब इस बच्चे ने मुझे एक एक निवाला खिलाकर जिंदा रखा था। आज उसकी आंखों में अपने लिए ऐसा सम्मान और इबादत देखकर मुझे 10,000 इवोल्यूशन पॉइंटों कमाकर भी उतना मजा नहीं आता। हाँ भैया, बिल्कुल सच। मैंने अपने पंजे से उसका सिर सहलाया। क्या हुआ?
तुम्हें अपने बड़े भाई की ताकत पर भरोसा नहीं है। उस समय तुमने अपने हिस्से का खाना मेरे लिए बचाकर रखा था। क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? तुम खुद भूखे पेट सोए होगे ना। मैंने अचानक अपनी आवाज धीमी की। सुन, थोड़ा रुक जा, बाद में मैं तुझे एक जबरदस्त दावत दूंगा, पेट भरकर खाना। ये सुनते ही लैंकिंग का चेहरा शर्म के मारे लाल हो गया। वो थोड़ा झेंपते हुए बोला, बड़े भैया, आपको पता चल गया था? हाँ बिल्कुल, मेरा पंजा उसके सिर पर ही था, पर मेरी आवाज अब काफी सीरियस हो गई थी। आज से कान खोलकर सुन ले लैंकिंग, तू इस जोंगयोंग का सगा छोटा भाई है। जब तक मुझे खाने को मीट मिलेगा, तब तक तुझे पीने के लिए सूप जरूर मिलेगा। लैंकिंग की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने उम्मीद से कहा, बड़े भैया, मैं भी आपकी तरह ताकतवर बनना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, मेरी तरह ताकतवर? बेटा बहुत मुश्किल है। तभी मुझे अचानक सिस्टम के बैकपैक में रखी एक चीज याद आई। मैंने मन ही मन कमांड दिया, सिस्टम टैलेंट के शार्ट्स को कंबाइन करो। सिस्टम डिंग, टैलेंट स्टोन तैयार हो गया है। हरक्यूलियन स्ट्रेंथ बेसिक +3। तभी मेरे ठीक सामने हरे रंग की रोशनी में चमकता हुआ एक छोटा सा पत्थर हवा में तैरने लगा। हवा में अचानक एक छोटा सा पत्थर तैरने लगा। पहले तो मैंने इस चीज को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया था, पर अब मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया। क्या इस चीज का इस्तेमाल लैंकिंग कर सकता है? मैंने उस पत्थर को लैंकिंग के आगे बढ़ाया और कहा, चल जल्दी से अपना मुंह खोल और इसे खा ले। लैंकिंग एकदम से ठिठक गया। उसने पहले उस पत्थर को देखा और फिर मेरी तरफ। खा ले इसे। मेरी आवाज में ऐसी जिद थी कि वो मना नहीं कर पाया। उसने बिना एक पल गंवाए उसे एक ही बार में निगल लिया। वो खुद से ज्यादा मुझ पर भरोसा करता था। अगले ही पल लैंकिंग के शरीर से हरे रंग की रोशनी का एक गोला निकला और तुरंत गायब हो गया। मुझे लगा कि कहीं मेरी आंखों का धोखा तो नहीं है, पर तभी लैंकिंग अपनी जगह पर 3 फीट ऊंचा उछला और खुशी के मारे पागलों की तरह चिल्लाने लगा, बड़े भैया, मेरी ताकत सच में बढ़ गई है। मैंने उसे देखा, पर मेरे दिल में अजीब सी कशमकश चल रही थी। अगर मुझे पहले से पता होता कि सिस्टम की ये चीजें दूसरे भी यूज कर सकते हैं, तो साला मैं उस दिन चींटियों के पूरे बिल को एक एक करके साफ कर देता। पर अफसोस, अब पछताए होत क्या जब चिड़ियां चुग गईं खेत। अरे इतना क्यों उछल रहा है? मैंने बात बदलते हुए पूछा, ये बता, इतने सारे शिकार को तुम लोग स्टोर कैसे करने वाले हो? स्टोर? लैंकिंग ने मुझे ऐसे देखा जैसे उसे मेरी बात का मतलब ही समझ ना आया हो। भैया, स्टोर करने की क्या जरूरत है? हम सब मिलकर इसे अभी खा जाएंगे। पूरा खा जाओगे? मैं तो सन्न रह गया। भाई साहब, वो मीट का पूरा पहाड़ था। क्या इन सालों के पेट नहीं फटेंगे? अब लैंकिंग ने मुझे किसी गरीब देहाती रिश्तेदार की तरह देखा। उसकी आंखों में मेरे लिए तरस और हमदर्दी साफ झलक रही थी। बड़े भैया, क्या आपको पहले कभी भरपेट खाना नहीं मिला? हम जितना ज्यादा खाते हैं उतने ही तगड़े होते जाते हैं और हमारी ताकत बढ़ती है। बस इतनी सी बात है। उसकी उस नजरियात ने मुझे अंदर तक असहज कर दिया। मैंने अपनी आंखें घुमाई। साले छोटे भाई, तू मुझ पर तरस खा रहा है? पर बहुत जल्द मुझे उसकी बात का मतलब समझ आ गया। जब खाना बटा तो मेरे हिस्से में मीट का पहाड़ लगा दिया गया। मैं तो कुछ ही निवालों में छक गया, पर जब मैंने लैंकिंग को देखा तो भाई साहब, उसका पेट साला कुआं था। वो बिना रुके बस ठूंसे जा रहा था। तो ये था इस अजीबो गरीब दुनिया का नियम। मुझे अचानक लगने लगा कि ये अतरंगी दुनिया अब और भी मजेदार होती जा रही है। अगले 3 दिन बड़े मजे से पॉइंट्स फार्मिंग करते हुए गुजरे। अच्छे दिन हमेशा जल्दी ही बीत जाते हैं। मैं भेड़ियों के झुंड को लेकर इस पूरे इलाके को साफ करने में लगा था, जिससे यहाँ शिकार की तादाद साफ तौर पर घटने लगी थी। दूसरी तरफ इस जंगल का असली राजा, वो छोटा बाघ, पिछले 2 दिनों से भूखा था। भूख ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था, और जब उसे पता चला कि उसके खाने के लाले पड़ने के पीछे भेड़ियों का वो झुंड है जिसे उसने कभी घास भी नहीं डाली थी, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। या तो इन्हें यहाँ से खदेड़ दो या सबको जान से मार डालो। बाघ ने मन ही मन फैसला कर लिया। दोपहर के वक्त जब धूप अपने पूरे शबाब पर थी, वो पूरी हेकड़ी के साथ हमारी गुफा के पास आ धमका। लेकिन अगले ही सेकंड गुफा के अंदर मीट का पहाड़ देखकर उसका सारा घमंड हवा हो गया। भूख के मारे उसकी आंखें तुरंत हरी हो गईं। अब झिझकना कैसा? वैसे भी वो यहाँ पंगा लेने ही आया था, तो खाना छीनना और भेड़ियों को भगाना तो बिल्कुल जायज था। भूख के आगे उसका सारा दिमाग सुन्न हो गया और वो किसी तोप के गोले की तरह सीधे गुफा के अंदर घुस गया। उस वक्त गुफा में सिर्फ बूढ़े, कमजोर और जख्मी भेड़िए ही बचे थे। खाना हटाने की ड्यूटी पर तैनात एक युवा भेड़िए ने अभी अपने दांत दिखाए ही थे कि उस छोटे बाघ ने एक ही पंजे की मार से उसे जमीन पर दे मारा और उसे दबोच लिया। एक बाघ की ताकत के आगे बेचारे भेड़िए की क्या बिसात। ऊपर से गुस्से में पागल बाघ ने उसके सीधे नाजुक हिस्से पर वार कर दिया था। खून की गंध मिलते ही पूरी गुफा में कोहराम मच गया। बेवकूफी मत करो, जल्दी जाओ और अपने बड़े भाई को ढूंढो। एक बूढ़े भेड़िए ने लैंकिंग को जोर से रोका, जिसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थीं। अगर हम ये बूढ़ी हड्डियां भी झोंक दें तो भी इस बाघ के दांत की कसर पूरी नहीं होगी। अब हमारी इकलौती उम्मीद सिर्फ तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम छोटे बच्चों को लेकर यहाँ से भागो। उस बूढ़े भेड़िए की नजरों में गजब की दृढ़ता थी। लैंकिंग का पूरा शरीर कांप उठा। बात तो सही थी, वो खुद भले ही मर जाए, पर झुंड के बच्चों का जिंदा रहना जरूरी था। उसने तुरंत फैसला किया और गुफा के बाकी बच्चों को समेटकर बाहर की तरफ भागा
और पीछे का मोर्चा उन 8 बूढ़े भेड़ियों के भरोसे छोड़ दिया। जब बच्चे उसकी आंखों से ओझल हो गए तो वे बूढ़े भेड़िए वापस पलटे। अब उनके दिलों में मौत का कोई खौफ नहीं बचा था। उनकी धुंधली आंखों में अब मौत का कोई खौफ नहीं था, बस एक साथ जान देने का पक्का इरादा था। साले, तुझे हमारा खाना छूना है तो पहले हमारी लाशों पर से गुजरना होगा। गुफा से भेड़ियों की दर्दनाक चीखें गूंजी और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। दूसरी तरफ लैंकिंग बच्चों को लेकर पागलों की तरह भाग रहा था और रोते हुए चिल्ला रहा था। उसकी आवाज में गहरा दुख था। बाहर पहरा दे रहे भेड़ियों ने जब उन्हें देखा तो पूछा, क्या हुआ रे? लैंकिंग हांफते हुए चीखा, बाघ, गुफा के अंदर बाघ घुस गया है। मुझे जल्दी से पापा और बड़े भैया के पास ले चलो, जल्दी। ये सुनते ही बड़े भेड़िए का चेहरा सफेद पड़ गया। वो लैंकिंग को संभालने की परवाह किए बिना तुरंत पलटकर मेरी तरफ पागलों की तरह दौड़ा। कुछ ही देर में करीब 20 जवान जंगली भेड़िए मुझे और अल्फा लीडर को घेर चुके थे और सब के सब काली बिजली की तरह अपनी गुफा की तरफ दौड़ रहे थे। अभी हम गुफा के पास पहुंचे भी नहीं थे कि खून की एक बहुत ही गाढ़ी और खौफनाक बदबू सीधे मेरी नाक से टकराई। पलक झपकते ही पूरा भेड़ियों का झुंड गुस्से में अंधा हो गया। लीडर ने पलटकर लैंकिंग से कहा। उसकी आवाज ऐसी थी मानो वो अपनी आखिरी वसीयत कर रहा हो। बेटे लैंकिंग, इन बच्चों को लेकर यहीं रुको। अगर हम बाहर ना आए तो अपनी जान खुद बचाना और जिंदा रहना। लैंकिंग ने अपने दांत भींचे और रोया नहीं, बस ठीक है कहकर वहीं रुक गया। हम सब गुफा के अंदर घुसे। अंदर का नजारा रूह कंपा देने वाला था। उन 8 बूढ़े भेड़ियों की लाशें चारों तरफ बिखरी पड़ी थीं और उनका खून अभी तक सूखा नहीं था। वहां कोई रोना धोना नहीं हुआ, ना ही किसी की आंखों में आंसू थे। गुफा में बस एक खौफनाक सन्नाटा था और उस सन्नाटे के पीछे बदले की आग धधक रही थी। वो छोटा बाघ एक कोने से टिका हुआ मजे से मांस ठूंस रहा था। हमें देखते ही वो धीरे से खड़ा हुआ और अपने शरीर से खून के कतरे झटके। उसने एक हल्की सी गुर्राहट मारी, मानो कह रहा हो, ये मेरा इलाका है। वो हमें रत्ती भर भी भाव नहीं दे रहा था। जवाब में पूरा भेड़ियों का झुंड बिना कोई आवाज किए सीधे उस पर टूट पड़ा। मैंने उन्हें नहीं रोका क्योंकि ये उनका बदला था और मुझे उनके बीच में आने का कोई हक नहीं था। छोटे बाघ ने बड़े घमंड से अपने पंजे हवा में लहराए। उसका एक एक बार भेड़ियों को हवा में उड़ा रहा था और उनके शरीर पर गहरे जख्म छोड़ रहा था। उसकी ताकत सच में सामने वाले को लाचार कर देने वाली थी। उसी पल मैं आगे बढ़ा। मेरा कोई हवाई स्टाइल नहीं था। मैंने सीधे उस पर एक सीधा और सटीक हमला किया। बाघ ने तो मेरी तरफ देखना भी जरूरी नहीं समझा। उसने लापरवाही से अपना एक पंजा मेरी तरफ घुमा दिया। मैंने भी अपना पंजा आगे बढ़ाया। कड़क टक्कर होते ही मेरा पंजा बुरी तरह जख्मी हो गया। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी बहुत कमजोर था। ये ख्याल मेरे दिमाग में कौंधा, पर मैं अपनी जगह से आधा इंच भी पीछे नहीं हटा। अब वो छोटा बाघ हैरान रह गया। उसका पंजा टूटा तो नहीं था, पर उसकी पूरी अगली टांग बिल्कुल सुन्न हो चुकी थी। वो भौचक्ता होकर मुझे घूरने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरी ताकत साली उसकी खुद की ताकत से कम नहीं थी। उसी एक सेकंड के मौके का फायदा उठाकर कई जंगली भेड़ियों ने आव देखा, नताब और पागलों की तरह सीधे उसके ऊपर कूद गए। जिसके मुंह में जहां जगह मिली उसने वहीं अपने दांत गड़ा दिए। बाघ पूरी तरह आपा खो बैठा। दहाड़ उसने एक भेड़िए के सीधे नाजुक हिस्से को चबा डाला और फिर पागलों की तरह अपने शरीर को झटकने लगा ताकि उन चींटियों जैसे भेड़ियों को खुद से दूर फेंक सके। उस पल के लिए वो मुझे बिल्कुल भूल गया और यही वो मौका था जिसका मैं कब से इंतजार कर रहा था। अपनी जख्मी टांग को घसीटते हुए मैंने उसके भारी कम शरीर की तरफ ऊपर देखा। इस एंगल से मैं सीधे उसकी गर्दन पर वार कर सकता था। हेवन डिफाइंग स्ट्राइक। मैंने अपनी पूरी 500 पाउंड की ताकत और इस टैलेंट के दोगुने असर को अपने एक ही हत्थे में झोंक दिया और सीधे उसकी गर्दन पर बाइट की क्रंच। मैंने अपनी पूरी बची खुची ताकत और गुस्से को अपने जबड़ों में समेटा और सीधे उस छोटे बाघ के चेहरे पर खूंखार हमला कर दिया। इस बार मेरे दिमाग में न तो कोई प्लानिंग थी और न ही बचने की कोई चाह, बस उस अल्फा लीडर के बलिदान का बदला लेने का एक पागलपन सवार था। मेरे दांत सीधे उसकी दूसरी आंख और कनपटी के हिस्से को चीरते हुए अंदर धंस गए। बाघ दर्द और खौफ के मारे पूरी तरह बौखला गया। उसने अपनी पूरी ताकत से मुझे पीछे धकेलने की कोशिश की, पर मैंने अपनी पकड़ ढीली नहीं होने दी। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, डिंग, नेमेसिस मिशन पूरा हुआ। आपने अपनी सीमाओं को पार करते हुए मुख्य खतरे को बेअसर कर दिया है। इनाम 5000 इवोल्यूशन पॉइंट्स और अल्फा डोमिनेंस टैलेंट अनलॉक हुआ। जैसे ही वो छोटा बाघ बेदम होकर जमीन पर गिरा, गुफा में एक भारी सन्नाटा पसर गया। बाकी बचे हुए जंगली भेड़िए हांफते हुए और जख्मों से चूर होकर मेरे सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखों में अब मेरे लिए सिर्फ एक लीडर का सम्मान था। मैंने लड़खड़ाते कदमों से अल्फा लीडर के पास जाकर अपना सिर झुकाया, जिसने अपनी आखिरी सांसें लेते हुए संतोष से मेरी तरफ देखा। झुंड को उसका नया राजा मिल चुका था, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। मैंने उस छोटे बाघ के जबड़े को अपनी पूरी ताकत से दबोच लिया और मेरे नुकीले दांत एक बार फिर उसके मांस को चीरते हुए अंदर धंस गए। इस बार मैंने सीधे उसके सिर पर वार किया था और अपने जबड़ों को इतनी बेरहमी से कसा कि मुझे उसकी खोपड़ी की हड्डी टूटने की चरचराहट साफ सुनाई देने लगी। वो छोटा बाघ दर्द और गुस्से से पागल हो उठा था
और उसके दोनों आगे के पंजे मेरे शरीर को बुरी तरह नोच रहे थे, लेकिन मैंने ठान लिया था कि चाहे जो हो जाए आज इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। मेरे पूरे शरीर पर गहरे घाव हो रहे थे और खून की धार बह रही थी, लेकिन मेरे दिमाग पर सिर्फ एक ही धुन सवार थी कि मुझे हर हाल में इसे हराना है। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि बाघ मारा गया है और अपने से ऊंचे लेवल के जीव को मारने के लिए मुझे 2000 इवोल्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं। साथ ही नेमेसिस मिशन पूरा होने की खुशी में इनाम के तौर पर 5 दिन की जिंदगी और 2000 पॉइंट्स और जोड़ दिए गए। उस छोटे बाघ का भारी भरकम शरीर धड़ाम से जमीन पर गिर गया और मैं ये जंग जीत चुका था, लेकिन मैंने उसकी लाश की तरफ मुड़कर देखा तक नहीं। मैं अपने जख्मी और लहूलुहान शरीर को घसीटते हुए एक एक कदम बढ़ाकर भेड़ियों के उस बूढ़े राजा के पास पहुंचा, जिसका लगभग पूरा खून बह चुका था और जो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उसने अपनी बची कुची आखिरी ताकत समेटते हुए मेरी तरफ देखा और कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम इनका ख्याल रखोगे, जिस पर मैंने उसकी आंखों में आंखें डाली और बेहद गंभीरता से एक एक शब्द चबाते हुए वादा किया कि मैं वादा करता हूँ, आज से मैं इनका राजा हूँ। मेरे इतना कहते ही भेड़ियों का वह बूढ़ा राजा हमेशा के लिए शांत हो गया और मरने के बाद भी उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान रह गई, जिसके बाद मेरे हलक से एक धीमी गुर्राहट निकली जो एक गहरा दुख भी थी और मेरी जीत का ऐलान भी। और देखते ही देखते पूरी गुफा भेड़ियों के रोने और चिल्लाने की आवाजों से गूंज उठी, जो इस जीत का जश्न भी मना रहे थे और अपने मरे हुए राजा का मातम भी कर रहे थे। एक मामूली टिड्डे से इस खूंखार जंगली भेड़िए के रूप में इवॉल्व होने के बाद मैंने इस झुंड की मदद करके हमलावर बाघ को मार गिराया था और अब मैं उनका नया राजा बन चुका था। चूंकि उस बूढ़े राजा ने मेरे लिए अपनी जान पर खेलकर वो जानलेवा वार अपने ऊपर लिया था, इसलिए उसका यह एहसान चुकाने के लिए मैंने फैसला किया कि मैं इस झुंड को और बड़ा और मजबूत बनाऊंगा और आगे चलकर इसे उसके बेटे लैंकिंग को सौंप दूंगा। इसी बीच गुफा के बाहर लैंकिंग ने झुंड के रोने की आवाजें सुनी तो उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से बैठ गया और वो पागलों की तरह दौड़ता हुआ अंदर आया, जहां अपने पिता को जमीन पर बेजान पड़ा देख वो आधा बढ़ा बच्चा फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने मुड़कर उसे देखा और अपनी बची हुई 3 सही टांगों के दम पर खुद को सीधा खड़ा किया। भले ही मेरे घावों से खून टपक रहा था, लेकिन मेरे खड़े होने का अंदाज चट्टान की तरह मजबूत था। मैंने बेहद रौबदार और गंभीर आवाज में कहा कि आज से मैं इस झुंड का राजा हूँ। और मेरी आवाज बहुत तेज नहीं थी, लेकिन वो हर एक भेड़िए के दिल पर पत्थर की तरह लगी, क्योंकि मेरे शरीर से एक ऐसा दबदबा निकला जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। बिना किसी अपवाद के हर एक भेड़िए ने, चाहे वो कितना ही गंभीर रूप से घायल क्यों न हो, अपने आगे के पैर टेक दिए, अपना सिर मेरे सामने झुकाया और दबे स्वर में गुर्राते हुए मेरी वफादारी का ऐलान किया। तभी सिस्टम ने फिर से टिंग की आवाज के साथ बताया कि मेरा मिशन पूरा हुआ और वुल्फ किंग मिशन के इनाम के तौर पर मुझे 30 दिन की जिंदगी दी जाती है। साथ ही एक नया मिशन फैलाओ और बड़ा करो चालू हो गया, जिसकी शर्त अपने झुंड का दायरा बढ़ाना थी और काम की टिप यह मिली कि दूसरे झुंडों को अपने में मिला लेना ही सबसे बढ़िया तरीका है। 30 दिन की जिंदगी। मैंने मन ही मन इस नंबर को दोहराया और मैं बहुत संतुष्ट था, क्योंकि आखिरकार मेरी उम्र थोड़ी और बढ़ गई थी। फिर मैं लैंकिंग की तरफ मुड़ा, जो अभी भी सुबक रहा था, और मैंने बिना किसी नरमी के सूखी आवाज में उससे कहा कि जाओ और अपने पिता के शरीर को संभालो। लैंकिंग ने आंखें उठाकर मेरी तरफ देखा और उसकी नजरों में कई तरह के जज्बात थे, लेकिन फिर भी उसने सिर हिलाया, क्योंकि वो अभी बहुत छोटा था और बूढ़े राजा के उस भारी शरीर को घसीटना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसका पसीना और आंसू एक हो रहे थे, लेकिन झुंड का एक भी भेड़िया उसकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि ये उसकी अपनी रस्म थी जिसे उसे अकेले ही पूरा करना था और ये उसके पिता की आखिरी शान थी। इसके बाद मैंने बाकी भेड़ियों को गुफा साफ करने का हुक्म दिया और उस छोटे बाघ की लाश को अपने दांतों से पकड़कर घसीटते हुए अपनी मांद की तरफ ले आया, क्योंकि दुख अपनी जगह है, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ाना ही पड़ता है। पूरा झुंड काम में लग गया। वे अपने साथियों को दफनाने और खून के धब्बों को साफ करने लगे, जिससे सब कुछ वापस पटरी पर लौटने लगा। अपनी मांद में वापस आकर मैंने बाघ की लाश को देखा और मैं अच्छी तरह समझता था कि इसे सीधे खा जाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और बर्बादी होगी, इसलिए मैंने सिस्टम से इसका फ्यूजन करने को कहा। सिस्टम ने चेतावनी दी कि इस फ्यूजन के लिए 5000 इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत है और कामयाबी का चांस 79% है, जिसे सुनकर मैंने मन ही मन कसम खाई कि साला ये बहुत महंगा है, क्योंकि ये मेरी कुल कमाई का लगभग आधा हिस्सा था। लेकिन फिर भी मैंने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया और फ्यूज करने का आदेश दे दिया, जिसके तुरंत बाद उस बाघ की लाश अचानक एक धमाके के साथ फट गई और हरे रंग के धुएं के एक बादल में बदल गई। तभी वो चमकीली रोशनी पागलों की तरह मेरे शरीर के अंदर समाने लगी और दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी कि फ्यूजन कामयाब रहा। कृपया आगे बढ़ने के लिए फ्यूजन की दिशा चुनें। मेरे सामने तुरंत 2 रास्ते आ गए। पहला ये कि मेरे इसी भेड़िए वाले शरीर पर एक बाघ का सिर लग जाए, और दूसरा ये कि मेरा रूप रंग बिल्कुल वैसा ही बना रहे जैसा अभी है। मैं बिना वजह की बकवास में अपना वक्त जाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि पहला वाला ऑप्शन दिखने में हद से ज्यादा बदसूरत और घटिया था, और वैसे भी अगर मुझे बाघ का सिर ही चाहिए होता तो मैं सीधे एक बाघ के रूप में ही इवॉल्व क्यों ना हो जाता। इसलिए मैंने तुरंत बिना सोचे समझे दूसरा ऑप्शन चुन लिया, जिसके बाद सिस्टम ने बताया कि दूसरे विकल्प से होस्ट की हड्डियों की ताकत बढ़ेगी, और अगले ही पल मेरी एक एक हड्डी में ऐसा भयानक और तड़पाने वाला दर्द उठा कि मैं दर्द के मारे लगभग बेहोश होने ही वाला था।
खुशकिस्मती से सिस्टम का काम हमेशा पलक झपकते ही पूरा हो जाता है, इसलिए वो जानलेवा दर्द चाहे कितना भी भयानक क्यों न रहा हो, वो सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही टिका। इसके तुरंत बाद सिस्टम ने ऐलान किया कि टाइगर बोन फ्यूजन पूरा हो चुका है, जिसके इनाम में मुझे स्ट्रेंथ +1, कॉन्स्टिट्यूशन +1, एजिलिटी +1, बॉडी पोटेंशियल +10 और इवोल्यूशन पॉइंट की लिमिट में पूरे 10,000 पॉइंट्स की बढ़ोतरी मिली है। साथ ही इस फ्यूजन के बाद मेरे एट्रीब्यूट्स अब 10 पॉइंट्स और ज्यादा बढ़ाए जा सकते थे। यानी सीधे शब्दों में कहूं तो अब मेरे इस शरीर की तरक्की की सीमा पहले से कहीं ज्यादा ऊंची हो चुकी थी। अपनी मांद में लेटे लेटे मुझे पूरी स्थिति साफ साफ समझ आ रही थी, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने इस भेड़िए वाले शरीर को नहीं छोड़ने वाला था, क्योंकि मुझे अपना मिशन हर हाल में पूरा करना था, इस पूरे झुंड को संभालना था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसी रूप में रहकर मैं अपने से कमजोर जीवों का शिकार करके तेजी से इवोल्यूशन पॉइंट्स बटोर सकता था। इसलिए फिलहाल मेरे लिए आराम करना ही सबसे ज्यादा जरूरी था। उस रात पूरी गुफा में अपने बूढ़े राजा की मौत का मातम और उदासी छाई रही, और लैंकिंग पूरी रात अपने पिता की कब्र के पास बैठकर सुबकता रहा। लेकिन अगली सुबह होते होते पूरे झुंड ने अपनी खोई हुई हिम्मत और ताकत वापस बटोर ली थी, क्योंकि जो मर चुके हैं वे तो चले गए, पर जो जिंदा हैं उन्हें जिंदा रहने के लिए आगे की लड़ाई लड़नी ही होगी। सुबह सुबह लैंकिंग खुद आकर मेरी मांद के मुहाने पर खड़ा हो गया, और जब वो बोला तो उसकी आवाज में कल वाला बचपना गायब था, बल्कि उसकी जगह एक सख्त समझदारी और संजीदगी आ चुकी थी। उसने मुझसे कहा कि बड़े भाई, सब बाहर आपके भाषण का इंतजार कर रहे हैं। जिस पर मैं धीरे धीरे सोकर उठा और देखा कि मेरे सारे घाव अब सूख चुके थे और उन पर पपड़ी जम चुकी थी। लेकिन फिर भी मैंने आलस में आकर उससे कह दिया कि आज सबको आराम करने के लिए कहो, क्योंकि मेरा शरीर अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और मेरा हिलने डुलने का कोई मूड नहीं है। लैंकिंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मेरी बात मानी और हुक्म सुनाने के लिए बाहर चला गया, और जब वो वापस लौटा तो बिना कुछ बोले चुपचाप किसी मूर्ति की तरह गुफा के दरवाजे पर पहरा देने लगा। उस बच्चे को इस तरह बदलते देख मुझे समझ आ गया कि ये लड़का अब बड़ा हो चुका है, पर मैंने उसे कोई दिलासा नहीं दिया, क्योंकि मर्दों को इन फालतू की सांत्वनाओं की जरूरत नहीं होती। इसके बाद मैंने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन सिस्टम को पुकारा कि मेरा सारा कॉन्स्टिट्यूशन बढ़ा दो और मेरे जितने भी इवोल्यूशन पॉइंटों हैं उन सबको इसी में झोंक दो, क्योंकि मेरे घाव बहुत धीमी रफ्तार से भर रहे थे और मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता था। और रही बात आगे के लिए कुछ पॉइंट्स बचाकर रखने की, तो उसे भाड़ में जाने दो, क्योंकि हाथ में 40 दिन की जिंदगी आते ही मेरे अंदर फिर से वही पुराना घमंड और अकड़ लौट आई थी। मेरे आदेश देते ही मेरे सारे इवोल्यूशन पॉइंट्स पल भर में साफ हो गए और खाते में सिर्फ 850 पॉइंट्स बचे। लेकिन इसके बदले मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सीधे 7 पॉइंट्स बढ़ गया, जिसने 20 पॉइंट्स के आंकड़े को पार कर लिया था। तभी मेरे शरीर के भीतर से ताकत का एक ऐसा जबरदस्त सैलाब उमड़ा कि मेरा शरीर किसी गुब्बारे की तरह फूलने लगा और देखते ही देखते एक बड़े घेरे में तब्दील हो गया, जिसे देखकर गुफा के दरवाजे पर खड़ा लैंकिंग हैरान होकर फटी आंखों से मुझे ताकने लगा। पर उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि मैंने उस बाघ की ताकत को पूरी तरह पचा लिया है और उसकी नजरों में एक सच्चे राजा को ऐसा ही पराक्रमी होना चाहिए था। एक और दिन बीत गया और मेरे सारे जख्म इस कदर गायब हो गए कि शरीर पर एक भी दाग नहीं बचा, और इस वक्त मेरी कुल लंबाई 2.5 मीटर और ऊंचाई 1.7 मीटर तक पहुंच चुकी थी, जिससे मैं उस बूढ़े राजा से भी कहीं ज्यादा ताकतवर, खूंखार और आलीशान दिखाई दे रहा था। मैं गुफा से बाहर निकला और पूरे झुंड के सामने दहाड़ते हुए ऐलान किया कि आज हम शिकार पर निकलेंगे, और जैसे ही तुम सब और ज्यादा ताकतवर हो जाओगे, हम दूसरे झुंडों पर हमला करके उन्हें अपने में मिला लेंगे। और मेरे मुंह से अपने में मिलाने की बात सुनते ही पूरे झुंड में जोश की एक लहर दौड़ गई और वे सब मेरे समर्थन में पागलों की तरह आसमान की तरफ मुंह करके चिल्लाने लगे। मैंने गुफा की रखवाली के लिए पीछे सिर्फ 5 भेड़िए छोड़े और बाकी की मुख्य सेना को लेकर जंगल की तरफ कूच कर दिया, जहां लगभग 15 मिनट बाद जब मैं अपनी टीम को एक भटके हुए हिरण का शिकार करने के लिए ले जा रहा था, तभी अचानक मेरे कदम ठिठक गए, क्योंकि मुझे कीचड़ के एक गड्ढे में खर्राटे मारकर सोता हुआ एक नया शिकार दिखाई दिया, जो कि एक जंगली सूअर था। लगभग 300 किलो वजनी इस जानवर के मुंह से 2 लंबे और नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे, और उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का डर ही न हो, जिसे देखकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया कि क्या ये कमबख्त जीव मुझ जैसे शिकारी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तभी मेरे ठीक पीछे चल रहे एक भेड़िए ने कांपती हुई आवाज में मुझसे कहा कि मेरे राजा, उस चीज से पंगा मत लीजिए, उसके पीछे पड़ना घाटे का सौदा है। लेकिन उसकी बात सुनकर मैंने अपनी जीभ दांतों के बीच दबाई और मेरे चेहरे पर एक खूंखार मुस्कान तैर गई। मैंने कब से दूसरों की सलाह मानना शुरू कर दिया है। अपनी बात पूरी होने से पहले ही मेरा शरीर हवा में तैर गया। वो जंगली सुअर अभी भी पीठ के बल लेटा हुआ मजे से धूप सेक रहा था। उसने एक तरह से अपना सबसे कमजोर हिस्सा सीधे मेरे मुंह के सामने कर दिया था। मुझे गंदगी की कोई परवाह नहीं थी। मैं सीधे ऊपर से नीचे की ओर झपटा। मेरे 4 नुकीले पंजों ने सीधे उसके मुलायम पेट को दबोच लिया। दर्द के मारे उस सुअर की एक दर्दनाक चीख निकल गई। वो झटके से पलटा और खड़ा हो गया। उसकी आंखें तुरंत खून की तरह लाल हो गईं और वो पागल हो गया। उसने अपने पिछले खुरों से जमीन को खुरचा और एक छोटे टैंक की तरह अपने 2 बड़े दांतों को आगे कर मेरी तरफ बढ़ा। मैंने घुर्राते हुए अपने साथियों को रोक दिया। कोई आगे नहीं बढ़ेगा।
इसे मैं खुद संभालूंगा। तभी मैंने अपने चारों पैरों की ताकत झोंकी और मेरा शरीर ऐसे हवा में उछला मानो पैरों में स्प्रिंग लगे हों। सुअर का वो जोरदार हमला खाली हवा में निकल गया। उसने तुरंत तेजी से रुख बदला और अपनी रफ्तार बढ़ाने के लिए कुछ कदम पीछे हटा ताकि वो पूरी ताकत से दोबारा टक्कर मार सके। अबे यार, कितने बेवकूफ हो तुम। मुझे तो उसकी अक्ल पर दया आ रही थी। एक जोरदार आवाज हुई और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। उसके वो 2 लंबे दांत सीधे एक पेड़ के तने में गहरे धंस गए और वो खुद ही उस पेड़ पर लटक गया। उसके पैर हवा में बेबस होकर चल रहे थे। मैं बिना किसी हाव भाव के आगे बढ़ा, उसका गला काटा और उसकी तड़प को हमेशा के लिए शांत कर दिया। डेंग, हायर लेवल जंगली सुअर ढेर। एवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 500। थिक स्किन शॉट जोड़ 10। चलो, इस जीव से भी टैलेंट शॉट्स गिर रहे थे। ये देखकर मेरा जोश और बढ़ गया। मैंने तुरंत अपने साथियों को हुक्म दिया कि भेड़ियों को बुलाकर इस सुअर की लाश को वापस ले जाया जाए। फिर मैंने रास्ता दिखाने वाले भेड़िए की तरफ इशारा करते हुए ऑर्डर दिया, मुझे बाकी सुअरों के पास ले चलो। आज मैं इनका पूरा घोंसला ही साफ करने वाला हूँ। मेरा साथी थोड़ा घबरा गया और बोला, मेरे राजा, उस झुंड में कम से कम सैकड़ों सुअर हैं। सैकड़ों? भाई, ये तो और भी बढ़िया बात थी। मैंने बिना वक्त गंवाए उसके पीछे पीछे सुअरों के इलाके में कदम रखा। यहीं रुको, मैंने उसे एक हिदायत दी और अकेले ही अंदर घुस गया। थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे एक और जंगली सुअर कीचड़ के गड्ढे में घोड़े बेचकर सोता हुआ दिखाई दिया। अब तो मुझे उनकी अक्ल पर तरस भी नहीं आ रहा था। वही पुराना तरीका, वही कम आईक्यू वाला सुअर और वही मेरा सीधा हमला। डेंग, एवोल्यूशन पॉइंट्स जोड़ 500। थिक स्किन शॉट जोड़ 10। मैंने उस लाश को वहीं छोड़ा और जंगल में और अंदर चला गया। जब तक आसमान में अंधेरा छाने लगा तब तक 11 जंगली सुअरों की लाशें मेरे कदमों में पड़ी थीं। मैंने बिना देर किए कहा, सिस्टम, इस टैलेंट स्टोन को मिक्स करो और तुरंत यूज करो। मैं अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। बधाई हो होस्ट, आपको टैलेंट थिक स्किन अल्टीमेट मिला है। इससे आपकी कॉन्स्टिट्यूशन पैसिवली 50% बढ़ जाएगी। भाई, ये तो बहुत तगड़ी चीज थी। उसी पल मेरा कॉन्स्टिट्यूशन सीधे 30 पॉइंट्स पर पहुंच गया। अपने अंदर एक तूफानी ताकत को महसूस करते हुए मैंने आसमान की तरफ देखा। सुअरों का झुंड अब एक साथ बाहर निकलने वाला था और मेरे लिए वापस लौटने का यही सही वक्त था। सुअरों के पूरे झुंड से घिरना कोई मजाक नहीं था और अभी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था कि अकेले पूरे झुंड से सीधे टकरा सकूं, इसलिए वहां से निकलना ही समझदारी थी। मैं भेड़ियों के झुंड को लेकर तेजी से अपनी गुफा की तरफ लौट आया। मैंने आज की कमाई का हिसाब लगाया। खाने की कोई टेंशन नहीं थी। जब तक सबका पेट भर रहा था तब तक सब बढ़िया था। लेकिन जिस चीज ने मुझे अंदर ही अंदर खुश कर दिया वो थे मेरे तेजी से बढ़ते इवोल्यूशन पॉइंट्स। 11 जंगली सुअरों को मारने के बाद मुझे 5500 पॉइंट्स मिले थे, जिससे मेरा पिछला टोटल बढ़कर सीधे 8360 पॉइंट्स पर पहुंच गया था। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा कि अगर कल 20 सुअर और निपटा दिए तो सिस्टम शॉप का लेवल अनलॉक हो जाएगा। गुफा में भेड़ियों के झुंड ने भी मजे से दावत उड़ाई और सब पूरी तरह संतुष्ट थे। लेकिन जब हम सब यहाँ जश्न मना रहे थे, ठीक उसी वक्त जंगली सुअरों के इलाके का माहौल एकदम ठंडा और खौफनाक हो चुका था। कौन है? किसने मेरे साथियों को मारा? सुअरों का राजा उसी कीचड़ वाले गड्ढे में गुस्से से दहाड़ रहा था जहां मैंने दिन में शिकार किया था। उसके भारी भरकम शरीर की वजह से पूरी जमीन कांप रही थी। एक ही दिन में उसके 11 साथी मारे गए थे। ये सीधे सीधे उसकी साख पर बट्टा था। तभी एक सुअर फुसफुसाया, ये भेड़ियों के राजा का काम है जो हमारे इलाके में घुस आया था, हमें बदला लेना ही होगा। जंगली सुअर ने ही इसका जवाब दिया। कीचड़ में बने पैरों के निशानों को देखकर साफ था कि वे कुछ ज्यादा ही हिम्मत दिखा रहे थे। गुस्से से तमतमाए जंगली सुअरों के राजा ने अपने सिर से पास के एक छोटे पेड़ को तोड़कर रख दिया। उसने दहाड़ते हुए कहा, आज ही उन्हें ढूंढ निकालो, मैं उनका पूरा डेरा ही तबाह कर दूंगा। लेकिन असली पंगा तब हुआ जब गुस्से से भरे जंगली सुअरों का ये झुंड अपने आरामदेह ठिकाने से बाहर निकला। बाहर आते ही सारे सुअर एकदम भौचक्के रह गए। जंगली सुअर के राजा ने पलटकर अपने साथी से पूछा, अबे वो भेड़िए रहते कहाँ हैं? उसका साथी भी सन्न रह गया और बोला, बॉस, अगर आप मुझसे ही पूछ रहे हैं तो मैं किससे पूछने जाऊं? हम सुअर तो शायद ही कभी अपना घर छोड़ते हैं। एक बार बाहर निकल जाएं तो क्या हम सब रास्ता नहीं भटक जाते? अब माहौल बेहद अजीब हो चुका था। इतने तामझाम और गुस्से के साथ बाहर निकलने के बाद अब वापस लौटना तो कोई ऑप्शन नहीं था। अगर वे बिना ठिकाना ढूंढे चुपचाप वापस चले जाते तो राजा की इज्जत का क्या होता? जंगली सुअर के राजा ने कड़क आदेश दिया, उन्हें ढूंढो, चाहे इस पूरे जंगल को उलट पुलट करना पड़े, उन्हें ढूंढकर निकालो। और इस तरह जंगली सुअरों का वो झुंड घुर्राता और फुसफुसाता हुआ पूरे जंगल को रौंदने निकल पड़ा। उनका जोश ऐसा था मानो जंगल से बुलडोजर गुजर रहे हों। यहाँ तक कि शेर, तेंदुए, भालू और अजगर भी उनके रास्ते से हट रहे थे। लेकिन बिना दिमाग के इस तरह अंधाधुंध भटकने का तरीका बेहद घटिया था। पूरी रात जंगल में उधम मचाने के बाद जब सुबह होने वाली थी तब जाकर उनके हाथ एक बदकिस्मत छोटा बंदर लगा। दांतों के बीच दबाकर और डराने धमकाने के बाद मौत के डर से कांप रहे उस बंदर को आखिरकार समझ आया कि ये शैतान क्या चाहते हैं, और उस छोटे बंदर के पीछे पीछे चलते हुए रात भर भटकने वाली सुअरों की वो सेना आखिरकार मेरी गुफा के
मुहाने पर पहुंच गई। ठीक उसी वक्त मैं अभी मजे से सो ही रहा था कि अचानक मेरे दिमाग में सिस्टम का एक ठंडा नोटिफिकेशन गूंज उठा। डिंग। नया मिशन। जंगली सुअर के राजा की चुनौती। शर्त, जंगली सुअर के राजा के हमले से अपने भेड़ियों के झुंड को बचाओ और कम से कम आधे से ज्यादा को जिंदा रखो। इनाम, अज्ञात। तारांकन, एक मेंटिस से जंगल के भेड़िए के रूप में इवॉल्व होने के बाद मुझे आधी रात को इस गॉड टियर सिस्टम से ये अल्टीमेट रिमाइंडर मिला था। इन शब्दों को सुनते ही मेरी नींद झटके में उड़ गई। बिना एक सेकंड गवाए मैंने पूरे झुंड को इकट्ठा करने के लिए एक तीखी और कड़क आवाज में हुंकार भरी। आधे मिनट से भी कम समय में सारे वयस्क जंगली भेड़िए पूरी तरह अलर्ट होकर मेरे सामने आ खड़े हुए। मैंने बेहद गंभीर और भारी आवाज में कहा, सुअरों का राजा अपनी पूरी पलटन के साथ हम पर हमला करने आ रहा है। लैंकिंग, तुम तुरंत बच्चों को लेकर गुफा के सबसे गहरे हिस्से में चले जाओ और मेरे ऑर्डर के बिना कोई भी बाहर नहीं आएगा। लैंकिंग की आंखों में फिर से वही लाचारी और छिपने की हताशा साफ दिख रही थी, पर मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुरंत जाओ, तुम अब बड़े हो गए हो और ये जिम्मेदारी उठाने का वक्त है। बच्चों जैसी जिद मत करो। मेरी ये कड़क बातें उसे ठंडे पानी के झटके जैसी लगीं और वो तुरंत समझ गया। उसने भारी मन से सिर हिलाया और बोला, बड़े भाई, आप फिक्र मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा। अगर उन्हें कुछ हुआ तो वो मेरी मौत के बाद ही होगा। ये कहकर वो चारों छोटे बच्चों को लेकर गुफा की गहराइयों में चला गया। उसे जाता देख मैंने मन ही मन सोचा कि ये लड़का आगे चलकर एक असली राजा बनेगा। रही बात इस मुसीबत की, तो खुद चलकर आए इवोल्यूशन पॉइंट्स को ठुकराना बेवकूफ़ी थी। भले ही मैं उन्हें सिस्टम शॉप का लेवल बढ़ाने के लिए बचा रहा था, पर अब प्लान बदलना पड़ा। मैंने अपने होठों को चाटा और मेरी नजरें एकदम बर्फीली हो गईं। बिना देर किए मैंने सिस्टम पैनल खोला और कहा, सिस्टम, मेरी स्ट्रेंथ को 8 पॉइंट्स बढ़ाओ। डिंग। इस एनहांसमेंट के लिए 8000 एवोल्यूशन पॉइंट्स कटेंगे। तारांकन, मेरे हाँ कहते ही पॉइंट साफ हो गए और मेरी रगों में एक तूफानी ताकत दौड़ गई। मेरा स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट सीधे 20 पॉइंट्स पर पहुंच गया और अपने इस 4 गुना बूस्ट के साथ मैं पूरी तरह तैयार था। मेरे टैलेंट के उस 4 गुना बूस्ट की वजह से अब मेरे पंजे के हर एक वार में पूरे 4000 पाउंड की ताकत थी। राजा जी, अब हम क्या करें? एक जंगली भेड़िए ने दबी आवाज में मुझसे पूछा। उसकी आंखों में रत्ती भर भी डर नहीं था तो सिर्फ मुझ पर अंधा भरोसा। मेरा हुक्म ही उनके लिए मर मिटने का रास्ता था। मैंने साफ शब्दों में कहा, तुम सब सिर्फ गुफा की हिफाजत करो, एक भी सुअर अंदर नहीं घुसना चाहिए। मेरी रणनीति एकदम सीधी और बेरहम थी। जो भी अंदर घुसने की हिमाकत करे उसे वहीं ढेर कर दो। मैं उस संकरी गुफा के भीतर लड़ना नहीं चाहते था। भले ही वहां का रास्ता हम भेड़ियों के हक में था, पर सुअरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। मैं अपनों की जान का सौदा नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने खुद बाहर जाकर अकेले ही सारा भार अपने कंधों पर उठाने का फैसला किया। उसने टोकना चाहा, लेकिन मेरे राजा, मैंने उसकी बात काटते हुए कड़क अंदाज में कहा, कोई बकवास नहीं, तैयार रहो। और मैं अकेले ही गुफा से बाहर निकल आया। अगले ही पल सामने का नजारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। गुफा के बाहर का पूरा खुला मैदान सुअरों से खचाखच भरा पड़ा था। वहां 100 से भी ज्यादा खून खराबे पर आमादा लाल आंखों वाले जंगली सुअर जमा थे। उनके हांफने की भारी आवाजें मिलकर हवा में एक अजीब सा खौफनाक दबाव बना रही थीं। उन सुअरों के बीच से रास्ता बनाते हुए खुद जंगली सुअरों का राजा सबसे आगे आया। उसका शरीर मेरे डील डॉल से भी काफी बड़ा था। सुबह की हल्की धूप में उसके 30 सेंटीमीटर लंबे दोनों बड़े दांत किसी नंगी तलवार की तरह चमक रहे थे। वो अपनी अकड़ में मुझे मौत का फरमान सुनाने ही वाला था, पर मेरी रफ्तार उससे कहीं तेज थी। मैंने एक जबरदस्त छलांग लगाई और गुफा के ठीक सामने बने 3 मीटर से भी ऊंचे एक विशाल चट्टान के ऊपर जा डटा। वहां ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए मैंने आसमान में ढलते हुए चांद की तरफ मुंह किया और बादलों को चीर देने वाली एक गगनभेदी हुंकार भरी। इस दहाड़ में उनके लिए साफ साफ दुत्कार और कभी न खत्म होने वाला युद्ध का जज्बा भरा था। ये एक राजा की दूसरे राजा को सीधी चुनौती थी। गुफा के भीतर मौजूद मेरे भेड़ियों के झुंड ने भी मेरे इस पक्के इरादे को महसूस किया और उनके हौसले भी बुलंद हो गए। उन्होंने भी ऐसी जबरदस्त हुंकार भरी कि पूरी धरती कांप उठी। उनके इस उफनते जोश ने सुअरों के उस झुंड के बनाए दबाव को पल भर में मटियामेट कर दिया। सबके सामने अपनी ऐसी बेइज्जती देखकर सुअरों का राजा गुस्से से पागल हो उठा। मेरी सेना तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी है और तुम डरने की बजाय उल्टा मुझे ही भड़का रहे हो। ठीक है, आज मैं तुम्हें अपनी असली औकात दिखाता हूँ। सुअरों के राजा ने एक भयानक दहाड़ मारी। उसके चारों खुरों ने जमीन को ऐसे खुरचा मानो कोई बेकाबू भारी ट्रक स्टार्ट हो रहा हो, और वो सीधे मेरे पैरों के नीचे मौजूद उस विशाल चट्टान की तरफ अंधाधुंध लपका। वो उस चट्टान को ही चकनाचूर करके मुझे नीचे गिराना चाहता था। मुझे अंदाजा नहीं था कि ये साला इतना सिरफिरा निकलेगा कि बिना कुछ सोचे समझे सीधे हमला कर देगा। पर भाई, तुमने निशाना गलत चुन लिया। उस बेजान चट्टान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? एक जबरदस्त धमाके के साथ वो विशाल चट्टान हिल गई। मेरा संतुलन बिगड़ने ही वाला था कि मैं तुरंत वहां से नीचे कूद गया। ये एक ऐसा दंगल था जो मेरे मिजाज के बिल्कुल मुताबिक था। जमीन पर पैर रखते ही मैंने अपना पंजा उठाया और पूरी ताकत से सुअरों के राजा के सिर पर दे मारा। सुअरों का राजा भी कम नहीं था, वो एकदम निडर था। अपनी उस मोटी खाल के घमंड में उसने झटके से अपना सिर घुमाया और मेरे पंजे का जवाब अपने उन्हीं नुकीले दांतों से देना चाहा। वो
जख्म के बदले जख्म का खेल खेलना चाहता था, लेकिन मैं इतना बेवकूफ़ नहीं था। मैंने फुर्ती से अपना पंजा पीछे खींचा और अपने शरीर को हवा में एक अजीब सा घुमाव दिया। मेरी फौलादी कोड़े जैसी पूंछ हवा को चीरती हुई सनसनाती हुई निकली और सीधे सुअरों के राजा की गर्दन पर जाकर पड़ी। भले ही इस वार में टैलेंट का बूस्ट शामिल नहीं था, फिर भी इस पूंछ की मार में 700 से 800 पाउंड की ताकत थी। इस जोरदार झटके ने सुअरों के राजा को हिलाकर रख दिया और वो लड़खड़ाते हुए गिरते गिरते बचा। इस हार से बौखलाकर सुअरों का राजा पूरी तरह आग बबूला हो गया। उसने सीधे सीधे उस अकेले की लड़ाई का इरादा छोड़ दिया और एक भयानक घुर्राहट के साथ अपनी पूरी पलटन को हमले का हुक्म दे दिया। आखिर इन गुर्गों को किस दिन के लिए पाल पोस कर बड़ा किया था? साफ है, ऐसे ही गैंगवार के लिए। अगले ही पल लगभग 100 जंगली सुअर एक साथ ऐसे दौड़े मानो हजारों घोड़े एक साथ सरपट भाग रहे हों, और वे सब सीधे मेरी तरफ लपके। ये नज़ारा किसी भी जीव के हलक में थूक सुखा देने के लिए काफी था। गुफा के मुहाने पर पहरा दे रहे मेरे भेड़ियों की सांसें भी ऊपर की ऊपर अटक गईं। थोड़ी घबराहट मुझे भी हुई, पर मैं अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी पकड़ ली थी। इन जंगली सुअरों की अक्ल वाकई में घुटनों में थी। मेरे सामने लड़ने के लिए जगह बहुत कम थी, लेकिन वे सारे के सारे एक साथ पागलों की तरह आगे बढ़ाए। नतीजा ये हुआ कि वे मुझे छू भी पाते उससे पहले ही वे आपस में ही बुरी तरह टकराने लगे और एक दूसरे के ऊपर चढ़कर खुद ही अपना कचरा करने लगे। वे बुरी तरह फंस चुके थे और उनकी यही बेवकूफ़ी मेरे लिए अपनी असली चाल चलने का सबसे बेहतरीन मौका साबित होने वाली थी।